बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और नाज़रीन मैं हूँ माहम जाहिद। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन आज 23वां रोज़ा है। एक तरफ रमज़ानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा है जो जहन्नुम से आज़ादी की ज़मानत है, और दूसरी तरफ जुम्मतुल मुबारक का सईदुल अयाम दिन जिसे मोमिन की ईद कहा गया। और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब रमज़ान की कबूलियत वाली घड़ियाँ और जुम्मे की वो ख़ास घड़ी जिसमें दुआ रद्द नहीं होती आपस में मिलती हैं तो रब की रहमत किस जोश में होगी। और यूं तो नाज़रीन रमज़ान का हर लम्हा कीमती है, लेकिन जुम्मे के दिन इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। मसाजिद में इत्तिकाफ़ की रौनकें दोबाला हो जाती हैं, तिलावत कुरान का नूर और फ़ज़ाओं में दरूद व सलाम के नजराने होते हैं। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी इबादत में इखलास पैदा करें और इस मुबारक महीने की रुखसती से पहले अपने रब को मना लें। बेशक जी, और 23वीं की ताक रात रुखसत हुई और अब ये एहसास जो है ये सता रहा है कि रमज़ानुल मुबारक का ये काफिला कितनी तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। ताक रात गुजरने का एहसास जहां दिल में थोड़ी बेचैनी पैदा करता है कि क्या हमने इस रात का हक अदा किया, वहीं पर यह उम्मीद भी बाकी है कि अभी चंद मजीद ताक रातें बाकी हैं। जहां जिक्र व अस्कार का सिलसिला जारी है, वहीं दुनिया के हालात में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में ईरान की जवाबी कार्रवाई अमरीका के लिए दर्द सर क्यों बन रही हैं, इसी पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना इजाफे या कमी का भी कोई प्रोग्राम जो है वो हुकूमत का है या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और स्पार्को की चांद से मुताल्लिक ताज़ा तरीन पेशगोई और ईद की मुमकिना तारीख भी आपको शेयर करेंगे आपके साथ। और इसके साथ साथ वालिदैन और औलाद के मुकद्दस रिश्ते और डेंटल हाइजीन पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत अब असर दिखा रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे खित्ते में अमरीका और इसराइल के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। देखा जाए तो 2 हफ्तों से जारी इस जंग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सियासी और मौशी महाज पर शदीद मुश्किलात का सामना है। तालिबात के स्कूल पर हमले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप से अमरीका में जवाब मांगा जा रहा है। वहीं इराक में अमरीकी टैंकर तैयारे का गिरना बहुत से खदशात को जन्म ले रहा और ताज़ा तरीन इतलात ये भी आ रही हैं कि अल-कुद्स की रैली पर तेहरान में हमला किया गया है और उस रैली को निशाना बनाया गया है। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का वो पहला पैगाम है जिसने वाज़े कर दिया कि अब समझौता नहीं हिसाब होगा, आबनाए हुर्मस की बंदिश भी रहेगी। और ईरान ने अमरीका को वाज़े पैगाम दिया है कि अगर हमले बढ़े तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान ने खित्ते से अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालिबा भी किया है। और नाजरीन इन्हीं तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। सर खुश आमदीद, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं ईरान की जवाबी कार्रवाइयों से अमरीका जो है वो शदीद दबाव का शिकार है। KC-135 टैंकर तैयारे का गिरना और उससे कबल F-15 तैयारों की तबाही, क्या ये अमरीकी फ़ज़ाइया के लॉजिस्टिक निज़ाम के बैठ जाने की अलामत है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल में जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं और या सेटबैक्स हैं कि पहले देखें पिछले हफ्ते में हमने देखा F-15 इन पे गिरे और इसके बाद ये रीफुएलिंग का जहाज और इतना बड़ा जहाज और जिस तरीके से गिरा है वेस्टर्न इराक में, तो इसके अभी तो खैर जो अभी आप स्टोरीज बनाते रहे हैं, लोग इसको कवर अप कर रहे हैं। कोई कुछ इराकी मलेशिया क्लेम कर रहे हैं कि हमने गिराया है, अमेरिकन कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो बड़े सीरियस सेटबैक हैं। और खित्ते के अंदर भी देखें कि गल्फ के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह ईरान दोबारा री एमर्ज कर गया है, स्ट्रेंथन पोजीशन है, स्पेशली जो उनके स्पिरिचुअल या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का जो एड्रेस था और स्पेशली जो मैसेज उनका आया है, दैट हैज स्ट्रेंथन द रिजॉल्व ऑफ ईरानियन फोर्सेस और ईरानियन अवाम का। और जिस तरीके से आप देखें ईरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज़ कर रहा है, एट द सेम टाइम जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बेसिस को टारगेट कर रहा है खित्ते के अंदर, उससे बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और अब दैट्स वाई के फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प में स्पेशली। और आप देखें कि वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स देता जा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी तो उन्होंने मलबा डाल दिया अपने एडवाइजर्स पे कि जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि हमें इससे पहले अगर हम लेट होंगे तो ईरान रिएक्शन प्रीएम्प्ट कर सकता है, फिर हमने ये इसके जवाब दिए हैं।
तो मुश्किलात है यकीन उस पर है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन स्टिल अमेरिकन भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन उसमें मतलब कुछ ऐसे हैं ऑप्शन है, सिनेरियोस की बातचीत हो रही है अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सिनेरियो पहले से चल रहा था, रेजिम चेंज दैट हैज फेल्ड। फिर एक और सिनेरियो था मॉडिफिकेशन रेजिम चेंज के, रेजिम यही हो लेकिन वो हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और फिर अभी ये है कि एक खरक आइलैंड है जिस पे अब नजर है कि उसमें दो ऑप्शंस पे बात हो रही, क्योंकि खरक आइलैंड ये पर्शियन गल्फ के अंदर है और 95% जो ईरान का ऑयल है यहाँ पे आता है और यहीं से फिर वो उसको आप समझते हैं वो यहीं से इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है। तो एक ऑप्शन इस बात पे अमेरिकन गौर कर रहे हैं क्या इसको हम स्ट्राइक कर दें, और इसके स्ट्राइक करते हैं तो इट विल हैव सीरियस कैटास्ट्रोफिक इम्प्लीकेशंस होगी। अगर तेहरान में आपने देखा कि ऑयल डिपो पे हमला हुआ, उसके बाद वहाँ पे ब्लैक रेन की बात की गई है, तो यहाँ तो इंटायर ऑयल यहाँ पे आता है और टर्मिनेट होता है और यहीं से प्रोड्यूस फिर फर्दर सप्लाई होता है। तो सर बिल्कुल, ये अगर निशाना बनाने की बातें हो रही हैं तो ईरान भी कह रहा है कि अगर इस तरह के हमले हुए तो फिर पूरा खिता जो है वो अंधेरे में ही डूब जाएगा। मसूद साहब, ईरान के नए रहबर आला का पहला ऑडियो पैगाम सामने आया जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को उन ममालिक के लिए बंद करने का कहा गया जो जारहियत में शरीक हैं। स्ट्रेटेजिकली ईरान इस गुजरगाह को कितना अरसा ब्लॉक कर रखने की सलाहियत रखता है आपके नज़दीक? देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ने ये साबित कर दिया है कि ईरान बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है। देखें कितना फियर है, खौफ है, कोई इसको गुजर नहीं रहा है। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम गुजर, उनके लिए परमिशन ईरान से मांग रहे हैं। दैट इज वन थिंग। अगर इतनी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है कोलिशन की जो अमेरिका और इजराइल है, लेकिन वो प्रिवेल नहीं कर सके, सो देयरफॉर देखें कमांड एंड कंट्रोल स्टिल। फिर ऊपर से ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज जो की है ईरान ने ओवर एक पीरियड ऑफ टाइम, देखें उनके लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ के नीचे और जो ओमान का जो है खलीज है उसके नीचे उन्होंने टनल्स बनाए। सो अंडर वाटर टनल्स हैं और टनल के नीचे उनके मिसाइल्स हैं और उनको वो गदर 3 और 2 मिसाइल हैं वो उन्होंने वहां पे लगाए हुए हैं। सो वहां पे कुछ होता है तो वो मिसाइल वहां से चल सकते हैं। तो वो एक बड़ी स्ट्रेटजी है, अंडरग्राउंड टनल्स हैं और वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हद तक हमने देखें कि डिस्पाइट द क्लेम्स मेड बाय अमेरिका कि हमने इतने जो जहाज थे, शिप्स उनके डबो दिए हैं और हम वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। स्टिल देखें पर्शियन गल्फ है। अब्बास इराक़ची ने कहा था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज है, वी कैन सस्टेन दिस कॉन्फ्लिक्ट या वार है फॉर 6 मंथ। तो इसका मतलब है कि ये चीजें हो सकती हैं। और फिर ऊपर से ये भी है ना, अगर उसको आप माइन कर दें और इनके पास वो कैपेबिलिटी है, माइन लेयर में इनके पास शिप्स हैं और स्पेशली छोटे सबमेरीन्स भी हैं, तो वो पर्शियन गल्फ पे जितना एरिया बनता है, स्पेशली दैट जो विड्थ है यहाँ पे 33 किलोमीटर की, उस एरिया में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है। सो वो प्रीवेल कर सकते हैं। दैट्स वाई देखें कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर जो ईरान लड़ रहा है। देखें कि दुनिया सारी को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है ब्रिगेडियर साहब, सारी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, प्रेशर भी बिल्ड हो गया है। मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले ही पैगाम में अमरीकी अड्डों की बंदिश का भी मुतालबा किया है। कि आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारहियत अब तवील मुद्दती जंग की तरफ बढ़ रही है? देखें, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखें कि अब रियलाइजेशन जो गल्फ कंट्रीज में आ रही है कि आप बेसिस तो वहां पे हैं, लेकिन बेसिस का फायदा उनको क्या हुआ, अब ये सवाल उठ रहा है। आप देखें कि सारी प्रायोरिटी उनके बकौल बक कहते हैं इसराइल को जा रही है, इंटरसेप्टर इसराइल के पास है, प्रायोरिटी सारी इसराइल के पास है, इधर हमले हो रहे, इनके अपने प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और फिर इनकी इकोनॉमी बैठ गई है। आप देख लें कि ऑलमोस्ट बताया जा रहा है $600 मिलियन डेली का लॉस है यूएई और कतर के लिए। और जो एक इम्पैक्ट था ग्लीमिंग सिटीज ऑफ गल्फ था, वो सारे बैठ गए, दुबई बैठ गया है। दे विल टेक डिकेड्स वहां से वापस आने में। तो देखें कि जंग जारी लंबी हो सकती है, लेकिन मसला होगा ट्रम्प के लिए। ट्रम्प तो चाह रहा है कि मेरे लिए कोई सेफ एग्जिट हो, कोई बेल आउट हो। दैट्स व्हाई ही स्पोक टू व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की है। लेकिन पुतिन साहब यकीनन वो बहुत खुश हो रहे होंगे कि उन्हें अपना बदला जो यूक्रेन में उनके साथ हो रहा था इधर उतार रहे हैं, तो वो यकीनन वो मुश्किलात में है। फिर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर देखें 60% प्लस डिसअप्रूवल है इस जंग के लिए। और अब वो पूछ रहे हैं कि आपने किसकी जंग लड़ी है और आपने क्या अचीव किया है।
इतने फ्रस्ट्रेशन है, तो दैट्स व्हाई ट्रम्प के अंदर लगा कि मैं 30 मिनट में जंग को खत्म कर सकता हूँ, आई कैन टेक देम आउट। वो डेस्परेशन उनकी जाहिर करती है कि वो इस हद तक वो अब इस पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प के लिए बहुत मुश्किलात है, वो अभी वहाँ से निकलना चाहेंगे। फिर ऊपर से डोमेस्टिक प्रेशर भी है, ईरान का प्रेशर बिल्ड हुआ है, फिर साथ ही इम्पोर्टेंस है गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज फ्यूचर में आप देखेंगे इट विल बी देयर विल बी न्यू रीअलाइनमेंट और ये गल्फ कंट्रीज में इंस्टेड ऑफ अमेरिका वो यकीनन रशिया की तरफ जाएंगे, चाइना की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ आएंगे। बिल्कुल नई सफबंदी जो है वो भी नजर आ रही है वाज़े तौर पर। मसूद साहब, ईरान जंग को 2 हफ्ते हो गए हैं, हर गुजरता दिन ईरान की कामयाबी और अमेरिका और इसराइल के नुकसान का बायस बन रहा है। जंग के पहले हफ्ते में हमने देखा ट्रंप इंतजामिया ने 11 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। क्या अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान जैसी तवील और महंगी दलदल में फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हंस तो रहा है, दैट्स यही ख्वाहिश तो इसराइल की है। वो इसराइली की जंग लड़ रहे थे, इसराइली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसराइली की हेजमनी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो थ्रेट ईरान से उसको खत्म करना चाह रहे थे। अब फंस गए हैं। अब उनके पास ऑप्शन, इसको जितना प्रोलॉन्ग करते हैं उनके लिए मसाइल होंगे। यकीनन उनकी कोशिश होगी या तो 31 मार्च से चाइना के विजिट से पहले पहले कोई सेटलमेंट हो जाए या फिर कोई उसके बाद हो जाए, लेकिन मैं भी 2-3 वीक्स में चीजें वो सेटल करना चाहेंगे। लेकिन अभी आप देखें एक नई डेवलपमेंट हुई, अब ईरान डिक्टेट कर रहा है, ईरान ने अपनी शराइत रख दी हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने कहा है कि आप भाई हम अब हमारी सॉवरेनिटी को मान लें कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, वी कैन टेक डिसीजंस, हम जो चीजें चाहें हम कर लें। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है कि जो नुकसानात हुए जंग में उसके कंपनसेशन दें, और फिर उन्होंने कहा एक गारंटीज भी दें कि हमारी सॉवरेनिटी या फ्यूचर में इस तरह की कोई जंग हम पे मुसलत नहीं की जाएगी। तो चीजें अब यहाँ ईरान की तरफ से आ रही, पहले अमेरिका डिक्टेट करवा रहा था, अब ईरान कर रहा है। क्योंकि देखें कि जब आप मुनज़्ज़म हो, दैट्स व्हाई हम कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर भी कि आपकी अगर आर्मी मजबूत हो और आपका एक रिजॉल्व हो तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यही ईरान में है। देखें वहाँ लीडरशिप अच्छी रही और इसके बाद जो उनके फौज है और मुनज़्ज़म रही है और जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ईरानी कौम डटी रही, ईरान डटा रहा, तभी तो शिकस्त नहीं दे सक रहा कोई भी उसे। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका $1 ट्रिलियन सूद में दे रहा है। क्या मौजूदा मौशी हालात में अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। देखें, $40 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका का, और ऊपर से देखें कि नई जो डेवलपमेंट भी है गल्फ कंट्रीज ने, अगर आपको याद हो पिछले विजिट पे जब ट्रम्प गए थे, उन्होंने $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अब दे आर रिव्यूइंग जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका में करनी थी, उससे भी वो पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनका अपनी जो सॉवरेनिटी स्टेक पे आ गई है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की बहुत मुश्किलात पैदा हुई है ट्रम्प के लिए, क्योंकि अब वो ट्रम्प जिस तरीके से वो मलबा अपने एडवाइजर्स पे डाल रहा है, अब ये इकोनॉमी भी मुश्किलात उनको पेश आ रही है। स्पेशली आप देखें इवन जो म्यूनिशंस हैं और जो इवन पेट्रियट मिसाइल्स हैं, वो उनकी प्रोडक्शन जो है 620 साल में ये प्रोड्यूस करते हैं, वो इधर खर्च हो गए हैं। अब उनको दोबारा प्रोडक्शन करने में टाइम लगेगा, तो बहुत सारी मुश्किलात है। तो मेरे ख्याल में अभी अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान खित्ते में उन तमाम अमरीकी फौजी तनसीबात को मुसलसल निशाना बनाता चला जा रहा है जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तुर्की में अमरीकी पैट्रियट सिस्टम नस्ब है, तो क्या तुर्की अब इन ईरानी मिसाइलों का बराह रास्त हदफ बन सकता है या इस मामले पर कोई सेटलमेंट मौजूद है? लेकिन एक तो पहले बात यह है कि तुर्किया इज पार्ट ऑफ नेटो, वहां से वो अगर कुछ हो तो वो नेटो को एक्शन में आना पड़ता है। लेकिन आपने देखा रिसेंटली मसूद पजेश्कियान की रजब से बात हुई है और उन्होंने इस बात का कहा कि जो वहां पे मिसाइल गया है इन्होंने नहीं किया। सो देयर इज अ थर्ड फोर्स, तो यकीनन मोसाद वाले हैं ये ऐसा कर रहे हैं। इवन जगह कि जो फायर हुआ था मिसाइल, जो ड्रोन्स वगैरह टुवर्ड्स सऊदी अरब, वो भी आए थे ईस्ट की तरफ से आए। तो ईस्ट तो इजराइली ईस्ट में है, ईरान वेस्ट में है, तो दरमियान में एक ऐसी फोर्स है जो चाह रही है कि अरब्स को इसमें ड्रैग करे। अभी तक देखें कि अरब ममालिक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, वो अपने दिफा कर रहे हैं और साथ ही इनकी ख्वाहिश है। जिस तरह आप देखें कि जो सेनेटर लेंसी ग्राम है, उन्होंने कहा कि सऊदी से अभी तक इस जंग में क्यों नहीं आए हैं, बाकी ममालिक क्यों नहीं आए। तो इनकी ख्वाहिश है, इसराइल की भी ख्वाहिश है, इनको ड्रैग करें ताकि अरबों का नुकसान हो, मुस्लिम उम्मत डिवाइड हो।
तो देयरफॉर मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट थी। अगर आप देखें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रिसेंट विजिट सऊदी अरब का, या पहले वो गए वहां जाके डिफेंस मिनिस्टर से मिल के आए, उसके बाद हमने देखें कि प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान का एक स्टेटमेंट आया और वो बड़ा बेहतरीन किस्म का था कि खित्ते में अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बयान दिया था। और फिर कल जो प्राइम मिनिस्टर गए, फिर फील्ड मार्शल भी वहां पे गए थे, और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए और अमन के लिए और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल का। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे ही है, पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है खित्ते में अमन के लिए। मुलाकातें भी हो रही हैं, दौरे भी किए जा रहे हैं, और ऐसे में हम देख रहे हैं जो इसराइली एजेंडा था वो जी कामयाब नहीं हो सके जिस तरह से वो चाह रहे थे। हम मुत्तहिद रहे और अरब ममालिक को बीच में, जैसे कि मसूद साहब ने भी कहा, कि धकेलना चाह रहे थे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो उनके मकासद पूरे नहीं हुए और सारा का सारा जो लॉस हम देख रहे हैं अब अमेरिका का ही हो रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो भी अमेरिका लॉस में जा रहा है, और ये ऐसी जंग थी जो प्लान नहीं थी और बस जंग छेड़ दी, और अब नताइज जो है अमेरिका को भुगतने लग रहा है कि ईरान जो है ना वो बहुत तैयार है इस जंग के लिए। और वो जो कहते हैं कि 47 साल से हम इस जंग की तैयारी कर रहे थे, तो वो कोई चंद रोज़ा जंग की तैयारी नहीं है, वो सालों तक जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने अभी अपने जो कार्ड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नहीं खेले, उन्हें छुपा के रखा हुआ है। और वक्तन फवक्तन जो है वो कोई एक बड़ा हमला करते हैं जिससे वो परेशान कर देते हैं अमेरिका और इसराइल दोनों को। देखते आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अक्सर रिस्क की तंगी और जिंदगी की बेबरकती का रोना रोते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में मौजूद हमारे वालिदैन ही अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा जरिया है। जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया गया, और वालिद की नाराज़गी को, उनके नाराज़ होने को अल्लाह के नाराज़ होने से ताबीर किया गया। इस्लाम में वालिदैन को उफ तक कहने से मना किया गया। बिल्कुल दुरुस्त है। और वालिदैन सिर्फ नाज़रीन खून का रिश्ता नहीं, बल्कि ये वो रास्ता है जो सीधा अल्लाह की खुशनुदी तक जाता है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ में हम उनके माली और इखलाक़ी हुकूक में तवाज़ुन नहीं रख पा रहे। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर सैयद उसामारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। कुरान करीम में जहां अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र किया है, फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। इस कुर्बत की असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का मौजू बड़ा अहम है और यकीनन आज के हालात के मुताबिक है। अगर बात की जाए, आपके इंट्रो में बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अपनी तौहीद के साथ ही वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। और ये वो हुक्म था नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुकामात पर वही नाज़िल फरमाई। आप मक्का मुकरमा में थे, वही वहाँ पर यही मदीना मुनव्वरा में थे, वहाँ पे आप वही नाज़िल हुई। बदर हुनैन में, तबूक में, आप जहाँ पर तशरीफ ले गए वहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने अहकामात आप पर नाज़िल फरमाए। लेकिन कुछ अहकामात ऐसे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मेराज और इसरा की रात अपने पास बुलवा कर जो अहकामात अता किए, वो अहकामात ऐसे खूबसूरत अहकामात थे कि उन अहकामात के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना फरमाई थी। यानी कि आपको हिजरत मदीना के मौका पर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया कि आपने वहाँ पर जाके एक रियासत बसानी है। उस रियासत कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, आइन क्या होना चाहिए, उसूल क्या होना चाहिए, वो अल्लाह ने सूरह अल-इसरा में बयान फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरी तौहीद को लाज़म पकड़ा जाए, मेरे सिवा किसी को शरीक न बनाया जाए। और साथ ही उसी आयत में मैं समझता हूँ अगले अल्फाज अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाए, व बिल वालिदैनि इहसाना, गोया अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जो हुक्म दिया है, इसका माना यह है कि अल्लाह ने अपने हक के बाद जो दूसरा हक मुसलमानों से या इंसानों से मांगा है वो वालिदैन का हक है, वालिदैन से उसने सलूक का हक है। और यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पे अपने हक की बात की है, जैसे वसैनल इंसान बिवालिदैहि, अगली पूरी आयत को अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला आखिर में फरमा रहे अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो, वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। गोया अल्लाह ताला ने ये मुकाम समझाया है कि एक तो अहकामात मैंने आसमानों की बुलंदियों पर जाकर सिदरतुल मुंतहा से भी आगे आपको ये अहकामात अता फरमाए हैं। तो अपने हक के बाद अल्लाह ताला ने वालिदैन के हक बयान किया। गोया अल्लाह ने अहमियत बता दी कि मेरे बाद अगर किसी की अहमियत तुम्हारे नजदीक होनी चाहिए वो वालिदैन की अहमियत होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बिल्कुल। इससे बेहतर क्या समझाने का अंदाज हो सकता है? उसामा साहब, आमतौर पर माशरे में हम जब वालिदैन की बात हो रही होती है तो बात ज़्यादा माँ के हुकूक पर फोकस होता है, माँ के हुकूक पर जोर दिया जा रहा होता है।
क्या वालिद के हुकूक की नौयत मुख्तलिफ है या बराबर है, ये भी ज़रा वजाहत करता है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल आपका। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु के पास एक सहाबी आए और आके अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नास अहक्कु भी उसने सोहबती या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल पूरी इंसानियत में सबसे ज्यादा उसने सलूक के लायक कौन है मेरे नजदीक। आपने फरमाया क़ाल उम्मुका, तेरी माँ। सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन। आपने फरमाया तेरी माँ। फिर तीसरे मरतबे पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन। फरमाया तेरी माँ। क़ाल सुम्मा मन, चौथे मरतबा पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन। क़ाल अबूक। 3 मरतबा माँ का दर्जा बयान किया गया और चौथे मरतबे पर बाप का दर्जा जो है उसको बयान किया गया। मुहद्दिसीन और हमारे इस्लाम फरमाते हैं कि मोहब्बत में और खिदमत में माँ का दर्जा पहला है और इताअत में बाप का दर्जा पहले है। यकीनन माँ का भी अपना मुकाम है, बाप का अपना मुकाम है। बाप की रजा में रब ने अपनी रजा करार दी और यकीनन इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा खूबसूरत हमें जो तालीम दी आज की यंग जनरेशन के लिए, वो तालीम है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि जा रजुलुन व माअहु शेखुन, एक बंदा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। आपने उससे पूछा नौजवान से कि ये बूढ़े शख्स कौन है। क़ाला अभी, अल्लाह के रसूल ये मेरे बाप हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जो नौजवान के मामूलात देखे थे या उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा था, उसको देख के आपने फरमाया अगर ये तेरे बाप हैं तो फिर याद रखिए मेरी नसीहत है, फला तमशी अमामहु, आज के बाद अपने बाप से आगे नहीं चलना। वला तजलिस कबलहु, अगर तुम किसी मजलिस में जाओ अपने माँ या बाप के साथ तो फिर आपने क्या करना है, अपने वालिदैन के बैठने के इंतजार करना है। सबसे अच्छी प्रोटोकॉल वाली जगह पे, इज्जत और शरफ वाली जगह पे उनको बैठाना है, फिर खुद बैठना है। फला तदू बिस्मी, फिर अपने बाप को उसके नाम से कभी नहीं पुकारना। यकीनन अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीमात दे दी कि बाप और माँ दोनों का मुकाम अल्लाह ने बयान किया है। इसी तरह एक दोनों का मुकाम बयान किया हुआ है। लेकिन अगर वालिदैन बुढ़ापे में हम देखते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर फरमाइशें भी करते हैं या ऐसी कोई फरमाइश कर दें जो पूरी करना मुश्किल हो, तो औलाद को अदब और हुक्म अदूली के लिए कोई दरमियान की लकीर कैसे खींचें, कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, हमारे दिन का उसूल है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यकीनन वालिदैन सबसे पहली तो बात यह है कि कभी भी अपनी औलाद को मुशक्कत में नहीं डालते। वो अपनी औलाद के, मैं समझता हूँ कि मामलात को बखूबी समझते होते हैं। लेकिन अगर वालिदैन को हुक्म ऐसा कर दें कि उसकी ऐसी डिमांड कर दें तो आपने कोशिश ये करनी है कि हद्दुल वसा फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम जितनी तुम्हें इस्तिताअत है कोशिश करो कि उनकी खिदमत की जाए। लेकिन अगर वो नाफरमानी पर मजबूर कर दें अल्लाह की और अल्लाह के दीन से और अल्लाह के दीन की बगावत से, तो कुरान कह रहा है कि आपने वो हुक्म नहीं माना लेकिन उनके साथ उसने सलूक फिर भी करना है और उसने सलूक ऐसा होना चाहिए जो उनको खुश करने वाला हो। लेकिन अगर हुक्म हो अल्लाह की बगावत का तो तब नहीं माना। लेकिन बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान तो बड़ी वजाहत के साथ कह दिया। अभी आपने एक लफ्ज बोला कि चिड़चिड़ा हो जाए, तो कुरान ने तो वजाहत के साथ कह दिया फला तकुल लहुमा उफ। उफ का लफ्ज अरबिक डिक्शनरी में सबसे छोटा लफ्ज है। फरमाया उनको उफ तक नहीं कहना, वला तनहुमा, उनको झिड़कना नहीं है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे अपने जब बात करनी है तो बड़े इकराम के साथ करनी है, बड़ी नरमी और शाइस्तगी के साथ करनी है। वक्फिज़ लहुमा जनाज़ुल मिन रहमा, जब उनके पास जाना है आपने शफकत और रहमत के साथ अपने कंधों को झुका के उनके पास जाना है और उनके साथ मोहब्बत भरी बातें करनी है, उनके लिए दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमा, जिसने इन्होंने बचपन में मुझे पाला था, मेरे साथ शफकत की थी, ये दुआएं कुरान ने सिखाई हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी और कहा अल्लाह के रसूल मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, अपनी जो है अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहियल वालिदात, क्या तेरे वालिदैन जिंदा है? नाम, अल्लाह के रसूल जिंदा है। तो फरमाया फर्ज है, फिर लौट जा वापस। और एक रिवायत में माँ का जिक्र आता है कि माँ जिंदा है, तो अल्लाह के रसूल ने वापस लौट जाने का कहा फाइन फल्ता ज़ालिका, अगर तूने राजी कर लिया उनकी खिदमत की, फअंता हाज व मुअतमिर व मुजाहिद, फिर अल्लाह तुम्हें जो है एक हज का भी सवाब देगा, उम्र का भी सवाब देगा और जिहाद फी सबिलिल्लाह के भी सवाब देगा। तो ये कोई मामूली अमल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अदरक अबवैहि इंदा कल किबर औ किलैहिमा फलम यदखुलिल जन्नह, अगर अल्लाह ने तुम्हें बुढ़ापे में, तुम्हारे वालिदैन मौजूद हैं जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए और तुम जवानी की उम्र को हो, तो दोनों अगर मौजूद है, दोनों में से कोई एक मौजूद है, अगर तुम उसकी खिदमत ना कर सके और तुमसे राजी ना हुए, फलम यदखुलिल जन्नह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। और एक सहाबी जन्नत क्या तलाश करनी है, जन्नत तो घर पे है। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनकी खिदमत करके उसे हासिल कर सकते हैं। उसामा साहब, ये बाप की नाराज़गी में रब की नाराज़गी से क्या मुराद है? कहीं ये उस इख्तियार की तरफ इशारा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में रोए ज़मीन पर सिर्फ वालिद की बद्दुआ के अलावा किसी की बद्दुआ आपको नहीं लग सकती?
अल्लाह अकबर, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लाह के रसूल ने कसम उठा के फरमाया, सलासु दावतिन ला तुरद, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दावतुल वालिद, सबसे पहले फरमाया बाप की दुआ। जब बाप अपनी औलाद के हक में हाथ उठाता है ना, तो अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता, उसके हाथ को भी खाली वापस नहीं उठाता। दूसरा फरमाया दावतुस साइम, रोजेदार। तीसरा फरमाया दावतुल मुसाफिर। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, अक्सर इंसान के लिए तीनों निस्बतें इकट्ठी हो जाती हैं। रमजान मुबारक भी है, लोग सफर की हालत में भी होते हैं और अब बाप भी हैं। अगर तीनों निस्बतें इकट्ठी हो जाए, इंसान आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए अपनी औलाद के लिए, तो किस कदर खुशनसीबी है उस औलाद की कि जिसके वालिदैन उससे राजी हैं और उसके लिए दुआ कर रहे हैं। खुसूसन बाप की रजा जो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसका बाप उससे राजी नहीं है, तो अल्लाह ताला की जात भी उससे राजी नहीं है और अल्लाह ताला ऐसे बंदे को माफ नहीं फरमाएगा। रमजान की पहली रात जब अल्लाह ताला सारों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला वहां पर क्या फरमाते हैं ना, मैं अल्लाह के साथ शिरक करने वाले को माफ करता हूँ। और दूसरा फरमाया जिसके वालिदैन उससे राजी नहीं है, जिसके बाप और ठीक है, माँ बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक्त का, और बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो आपने फरमाई है कि वालिदैन के क्या हुकूक हैं। दीन इस्लाम इस हवाले से हमें क्या तालीमात देता है, और अगर हम जन्नत की तलाश में हैं तो जनाब जन्नत तो हमारे घर में मौजूद है। अगर वालिदैन उनकी खिदमत करें और दुआएं लें उनकी, अगर हयात हैं, और जिनके हयात नहीं है उनके लिए भी हम दुआ गुएं कि उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह। नाज़रीन, अभी यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी, जो कि बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट है। सेब्रोसो ने, किनौर और डालडा ने भी। आप सब जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं वक्त ज़ाया नहीं करती, उसी को बुला लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल में जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनकी मौजें होने वाली हैं और जो वेजिटेरियन है उनकी भी। मैं ये कहना चाह रही थी, क्योंकि मुझे चिकन भी नजर आ रहा है, मुझे सब्जियां भी नजर आ रही हैं, तो आज वेरिएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की रेसिपी प्योर, एक साइड पे नॉन वेजिटेरियन के लिए, एक साइड पे प्योर वेजिटेरियन के लिए। कभी कभी ये समटाइम आपका दिल करता है कि ख़ास तौर पे रोज़ों में आप रवायती वही चिकन मटन खा खा के या बीफ खा कर जाते हैं। एग्जैक्टली, तो आपका दिल करता है कभी दाल या कभी सब्जी का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली पनीर वेजिटेबल जलफ्रेजी। तो ये रेसिपी जो है फुल ऑफ वेजिटेबल्स है, इसमें पनीर भी है, मतलब कि आपको पनीर जो है वो प्रोटीन का सोर्स मिलेगा इसके अंदर। तो अब हम इस रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट, इसको करते हैं ऑन। तो हम जो सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आलू है, गाजर है, गोभी एंड और साथ में हम इसके अंदर ऐड टमाटर है, इसमें पनीर जाएगा, मटर जाएंगे, बहुत कुछ जाएगा। अभी आप इसमें जो है डालें डालडा का ऑयल, और साथ में यहाँ से ले लेती हूँ नाइफ अपनी। और अब हम सबसे पहले इसमें जाएगा सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल बस। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले अनियंस। अनियंस को डालने के लिए आपने इसको हाफ मून में स्लाइस कर लेना है इस तरीके से। और आज की दूसरी रेसिपी जो है वो सबकी फेवरेट है और जिसके बगैर आप कहती होती है ना कि रोज़ा इनकम्प्लीट है। तो आज हम बेसिकली बनाएंगे पकोड़े, लेकिन चिकन के पकोड़े। एग्जैक्टली, तो आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़े। और अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक ये जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अनम बीफ और मटन नहीं खाती, सिर्फ चिकन खाती, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो चिकन भी नहीं खाते, मटन भी नहीं खाते, बीफ भी नहीं खाते, तो वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो ये जो डिश है ना वो स्पेशली उनके लिए है। बिल्कुल, ये हमारा जो प्याज है ये ऑलमोस्ट हो गया है लाइट गोल्डन ब्राउन। इससे ज्यादा नहीं हमने इसको करना, अगर इससे ज्यादा करेंगे तो हमारी सब्जियों का कलर जो है वो खराब हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए हम इसको फ्लेम को कर लेंगे बंद। और हमेशा की तरह बिल्कुल। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और डालकर फिर हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे कुक। फ्लेम ऑन कर दो। हाँ जी, कर दें। और इसकी फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा तेज़। अब जैसे ही ये हल्के से कुक होंगे तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हमारे जो मसाला जाते इसमें जाएंगे। और वो है जी, इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर और साथ ही थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो है स्प्लैशेस ना हो। बस इतना सा पानी ऐड कर देंगे। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, असली ज़रूरत, असली जायका। एग्जैक्टली। और उसके साथ इसमें जाएगी हल्दी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। उसके साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें।
साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी। अब ये हो गया है हमारा मसाला और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे पेपरिका एक कलर देने के लिए। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती? ये स्पाइसी, इसमें स्पाइस होता ही नहीं है, बेसिकली इसमें सिर्फ कलर ही होता है। तो अब जितनी देर में ये हमारा मसाला होता है अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से करेंगे कुक, ताकि जो है हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब जैसे ही हमारा मसाला जो है वो हो जाएगा रेडी, तो फिर हम चलेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ उसका लिड और लिड ले लेते हैं और सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं आलूओं की, क्योंकि सबसे पहले मसाले में जाएंगे आलू और आलू के बाद जाएगी बकाया चिकन। आलू ले लेते हैं यहाँ से और एक ही शेप में अब हमने वेजिस को कट करना है। हमारी वेजिस सारी बेसिकली ऐड होंगी क्यूब कट में। तो भाई सबसे पहली सब्जी जिसको एजाज़ हासिल हो रहा है वो है आलू। जी बिल्कुल। आलू जाएंगे इसमें और उसके बाद अब हम करेंगे अच्छी तरीके से इसकी भुनाई आलूओं के साथ। और अच्छी तरीके से जब ये आलू इसके साथ हो जाएंगे, ये बिल्कुल हमने इसका मसाला जो है आलूओं के साथ चिपकता हुआ जब हो जाएगा तब हम अब अगले प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। इसको कर देते हैं कवर और अब हम इसको करते हैं अपनी कैरेट्स को कट करते हैं। इसमें हम तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ की कैरेट्स को यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब इनको अच्छी तरीके से पकाना है जब तक ये पूरी 100% डन नहीं हो जाएगी। तो हम इसके अंदर जो है ना गोभी डालेंगे और ना ही इसके अंदर हम पनीर डालेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर, जाएंगे इसके अंदर मटर, 1 कप के करीब मटर जाएंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी गाजर को। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी जो फूल गोभी है, उसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हम कट करेंगे। इनफैक्ट कर ही लेते हैं उसको कट, ताकि साथ साथ जो है हमारा काम हो जाए। तो इसको ले लेते हैं यहाँ से। अब फूल गोभी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको फूल उसके कितने बड़े बड़े रखने हैं या कितने छोटे छोटे रखने हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसके फूल अगर ज़्यादा बड़े बड़े पसंद है तो ज़्यादा, अगर बहुत छोटे आप कर देंगे तो वो बिल्कुल ही आपके खाने में जो है वो घुल जाएंगे। तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा वैसे ना आई थिंक घुल जाती है बहुत जल्दी। हाँ जी, गोभी तो इसलिए जल्दी से कुक हो जाती है, नरम हो जाती है, तो मिक्स हो जाती है सब्जी में। तो थोड़ा सा जो है आपने गोभी के साइज़ का ध्यान रखना है। इतने साइज़ के गोभी के फूल हम रखेंगे इस तरीके से, और ये वाला इसका पार्ट जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये देखें ऑयल बहुत अच्छा सा जो है मसाले के ऊपर आ गया है। तो अब बारी आ जाएगी गाजर की। अब हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, ये चली गई गाजर इसमें। और अब आप चाहें तो इसके अंदर जो है शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च इसमें जब गोभी डालेंगे उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे और स्टोव को कर देंगे बंद, क्योंकि वो स्टीम में ही हो जाती है। अब इसको हम डालेंगे पानी और पानी डालकर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे अनटिल अनलेस ये वेजिटेबल्स बिल्कुल टेंडर ना हो जाए। पानी डाल दिया, साथ हम कवर कर लेंगे और साथ ही हम इसको कर देंगे कवर। ये ले ना बदला रमज़ान, ना कम हुई रमज़ान की बरकतें, ना ही बदला डालडा। सब्जियां हमारी बन रही हैं, तो जो दूसरी डिश है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जैसे ये तो है वेजिटेरियन के लिए, बिल्कुल। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चिकन चाहिए होता है। अगर आप कोई भी सब्जी घर में बना रहे हैं तो दे वांट कि उसमें चिकन ऐड करो। कुछ लोग तो दाल में भी चिकन ऐड कर लेते हैं। जो चने की दाल है उसमें भी चिकन शामिल करके खाते हैं, बिकॉज उनको आदत होती है चिकन खाने की ना, उनके स्टमक यूज्ड टू हो चुका है प्रोटीन की, उनको आदत होती है। तो अब हम जो दूसरी डिश बना रहे हैं वो क्या है? बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा। और चिकन पकौड़ा हम बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ, लेकिन आप विद बोन्स भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं चिकन की कटिंग कर लेती हूँ अभी। हाँ जी, ये चिकन को कर लेते हैं कट अच्छे से। और मैं यहाँ पे अपनी नाइफ को थोड़ा सा ज़रा क्लीन कर लेते हैं और जगह को भी क्लीन कर लेते हैं थोड़ा।
और अब हम कर लेते हैं चिकन की कटिंग। और चिकन की कटिंग के लिए हम बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं। चिकन आप जो है वो विद बोन्स भी ले सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो इस तरीके से आपने उसके क्यूब्स कर लेने हैं। अब हम इसके दरमियाने साइज़ के जो है वो क्यूब्स करेंगे। आप चाहें तो इसको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्यूब में ही करें। इस तरीके से आपके सारे जो अपनी चॉइस है कि आप चिकन की क्या शेप रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो है इसको कर लेते हैं और अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। और मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन और इसको करेंगे हम डीप फ्राई। हमने इसको कर दिया है कवर और ये पक रही है। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा किनौर का चिकन पाउडर, थोड़ा सा वो कहते हैं ना चिकन वाला फ्लेवर भी आपकी वेजिटेबल्स में आ जाएगा और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो मजीद मजेदार हो जाएंगी। Exactly. ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। तो ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में आपको वेलकम कहते हैं। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो रेडी हो रही हैं। अब तक हमने सिर्फ आलू और गाजरें, आलू गाजर और मटर डाले हैं और अभी हमने गोभी डाल दी है कि नहीं, या बाद में डालेंगे? अभी एंड में डालेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च जाएगी, टमाटर और हरी मिर्चें और कि जो हमारी पनीर है वो जाएगा। मतलब आप सारी तो आपने चेक कर लिया? अभी कर रहा है, अभी हो रहा है। तो तब तक हम जरा इधर आ जाते हैं। जो हमारी दूसरी डिश है जो कि हम चिकन पकोड़े बनाने जा रहे हैं, आप इसमें वो रेडी कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल डालें, बिल्कुल डालडा हम सबका फेवरेट। और आप इसको हाफ कर दें ताकि हम डीप फ्राइंग करेंगे इसके अंदर। तो इसमें आप और डालेगा अभी ऑयल। देखिए हम इतना डालडा इस्तेमाल करें कि खत्म हो गया ये वाला पैकेट। जी, तो नया लाना पड़ेगा। हाँ, नया पैकेट लेके आना पड़ेगा। तो आप दूसरा पैकेट जब तक लेके आती हैं और आप डालती हैं, उससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मैरिनेशन। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तकरीबन हाफ के जी करीब चिकन बोनलेस, जिसको हमने क्यूब्स कट में किया था ब्रेक से पहले। और अब हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। और उसके लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे, जी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन एक तो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत सूखा धनिया। और सूखा धनिया के बगैर जो है ये खाना इनकम्प्लीट है, तो आपने ये सूखा धनिया ज़रूर डालना है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर और उसके साथ हम इसमें कलर के लिए ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा येलो फूड कलर। इससे बहुत ही खूबसूरत जो है आपके पकौड़ों का रंग आता है। उसके बाद इसमें नमक जाएगा हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। साथ में हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये चला गया लाल मिर्च पाउडर इसमें। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे टिक्का मसाला थोड़ा सा। अब ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। टिक्के का ज़रा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा सा। इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्चें। अब मैं सबसे पहले जो है बेसिकली ऐड कर रही हूँ इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब बारी आ जाती है वेट इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप डाल सकते हैं और खाली जिंजर भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। उसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। योगर्ट जो है एक तो आपके चिकन को बड़ा अच्छा सा टेंडर रखेगी और आपको जो है जब चिकन आप खाएंगे तो आपको चिकन काफ़ी जूसी मिलेगा इसमें। अब ये चला गया इसमें ये। और साथ ही हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे बेसन, जिसके बगैर जो है हमारे पकौड़े इनकम्प्लीट है। तो ये जाएगा इसमें बेसन। तकरीबन हम 2 चम्मच भर के इसमें बेसन के ऐड करेंगे। अच्छा, हमने इतना ही बेसन ऐड करना है जितना कि आपके चिकन के साथ वो चिपका रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं करनी। अच्छा। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर क्या करेगा, इसको थोड़ा सा देगा क्रिस्प देगा इसको। और इसके साथ अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसके अंदर जो है चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ये पकोड़े क्रिस्पी भी होंगे और जूसी भी होंगे। बिल्कुल। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। और मिक्सिंग के लिए हम इसमें अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और अपने पकौड़ों को करते जाएंगे मिक्स इस तरीके से। कि अगर आपके पास घर पे टाइम है तो इस टाइम पे आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। उससे आपके चिकन में बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। आप सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल हमारा बिल्कुल हो चुका है, गर्म हो चुका है। और हम इसकी करेंगे डीप फ्राइंग।
और पकौड़े जो है वो डीप फ्राई के बगैर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो माजरत है, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं मैं कहूँगी इनको, तो आप इनको डीप फ्राई ही करें फॉर गुड कलर एंड फॉर गुड टेक्सचर। हम बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, जितनी स्पेस है बस हम उतना ही। अब इस टाइम में अगर आपने देखा हो तो अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। आपने इस टाइम में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, इसको थोड़ा सा होल्ड दें, इसको इसकी जो कोटिंग है वो ये होल्ड कर ले, उसके बाद ही आपने इसमें चम्मच हिलाना है और फिर फाइनल इसकी तरफ हम जाएंगे। तो अभी ये हो रहा है फ्राई, तो हम इस तरफ आ जाते हैं अपनी वेजिटेबल की तरफ, और वेजिटेबल की तरफ जाते हैं तो अब यहाँ पे जो है हमारे आलू जो है मुझे लग रहा है कि गल गए हैं, तो एक दफ़ा जो है हम इनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू की शक्ल बता रही है कि वो गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक स्पून ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम आलू को देख लेते हैं ये टेंडर हुए हैं कि नहीं। बिल्कुल। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हमारी बंद गोभी और बाकी के सारी जो हैं लवाजमात, और उसके बाद हम सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको दम वाली आंच पे लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो पक जाए अच्छी तरह से। बिल्कुल। अब जाएगी गोभी, और गोभी के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, टमाटर नहीं, अभी हम इसमें ऐड करेंगे गोभी के साथ पनीर। हाँ, तो पनीर जाएगा, पनीर सब्जी बनने जा रही है। बिल्कुल, पनीर जलफ्रेजी बना रहे हैं हम, और ये पनीर जाएगा इसके अंदर, और साथ साथ अब हम इसके अंदर थोड़े से मसाले भी ऐड करते जाएंगे अगर आप इसको साथ। हाँ जी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इसमें जाएगी कसूरी मेथी। उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर। बटर का बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है आपकी सब्ज़ी में। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे बटर, और बटर डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरीके से कुक करना है। अब आप ये देखें कि अब इसी के ही पानी में आपकी जो गोभी है वो लाइट सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है जी, इस तरीके से अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, स्टेप वाइज जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ठीक है जी, और फिर टोमेटो बिल्कुल लास्ट में। टोमेटोज अब लास्ट में करेंगी? हाँ जी, जब हम बिल्कुल चूल्हा बंद कर देंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटोज को। अब ये देखिए जी, इस तरीके से अब शिमला मिर्च डाल दी है हमने। अब फिर से हम इसको जो है वो दम वाली आंच पे इसको रखेंगे, और तब तक हम अपने चिकन पकौड़ा की तरफ जाएंगे। चलिए अना, मैं आपको तंग नहीं करती, ये काम मैं सर अंजाम हाँ जी बिल्कुल। बस आपने मुझे बताना है। हाँ, हार्डली इसको कब डन हो गया? 1-2 मिनट जो है वो कुक करेंगे, और उसके बाद इसकी जो है ऑलमोस्ट सारी रेसिपी हमारी कंप्लीट है। अच्छा जी, पकौड़े हमारे इस तरफ रेडी हो रहे हैं, तो प्लेटर ले लेते हैं, और प्लेटर के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं सलाद पत्ता, और प्यारे प्यारे से उसमें से पत्ते निकालते हैं जो फ्रेश हैं हमारे, और उनको निकाल के ज़रा करते हैं थोड़ी सी सजावट। और अनम का फेवरेट काम मेरा फेवरेट काम है। और इस तरीके से जो है हम अपनी डिश के ऊपर इसको रखेंगे, और अब हम निकालेंगे अपने पकौड़ों को और फ्लेम को करेंगे हम बंद। मैं यहाँ से पहले एक प्लेट ले लेती हूँ, और इस प्लेट में हम निकालेंगे पकौड़ों को, और ताकि जो है ऑयल हम इसी के ऊपर ही रहे। तो ये आ जाएंगे हमारे पकौड़े चिकन के, और ये आप अपने अफ्तार टाइम में एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जब बनाएंगे, एक थोड़ी डिफरेंट होते हैं ना, रिवायती रोज़ाना आलू वाले पकौड़ों से आप बोर हो जाते हैं या मिक्स वेजिटेबल पकौड़ों से, तो आपके पास एक वेरिएशन आ जाएगी। तो इसको जो है अपने प्लेटर पे कर लेते हैं शिफ्ट, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं किनौर की चिली गार्लिक के साथ या केचप के साथ, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और साइज़ भी, और चिकन जो है वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, विद बोन भी कर सकते हैं और बोनलेस भी कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस। भाई हमारी पहली जो डिश है चिकन पकोड़े वो रेडी हो चुके हैं। चिकन पकौड़े जो है रेडी, और इसको कर लेते हैं साइड पे। और इस तरफ हमारे ऑलमोस्ट जो है वो वेजिटेबल भी रेडी होने वाली है। आप देखें ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी सी जो हैं वो कुक हो चुकी हैं, गोभी भी कुक हो गई है, और हमारी जो आलू हैं, मटर हैं,
सारी चीज़ें जो हैं वो इंटायरली कुक हो गई हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर और इसके अंदर जाएगी ग्रीन चिलीज़। और ये हमारा लास्ट स्टेप है। ये हमारा इसके बाद last होगी है। प्लेटिंग। इसके बाद होगी प्लेटिंग। और ये देखें इस तरीके से जो हमारी वेजीज हैं वो सारी रेडी हो गई हैं। अब आप टमाटर डाल के बेशक इसको 1-8 मिनट का दम दे दें, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही जो है। है वो रेडी है। और अब हम करेंगे प्लेटिंग। और अब करेंगे हम प्लेटिंग। यहाँ से हम ले लेंगे एक स्पून और आपकी जो है पनीर वेजिटेबल जलफ्रेजी हो गई है रेडी। आप जो है इसको रोटी के साथ खाएं, अफ्तार में खाएं, आप इसको जो है सहरी भी खा सहरी सकते में हैं, खाएं, पराठे के साथ भी खा सकते जैसे हैं। आपका दिल करता है, जब आपका दिल करता है आप इसको खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। मेरा ख्याल है कि वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ये लेवल की चीज़ बन गई है आज एक। मतलब कि देखिए आलू, हर चीज़, आलू मेरा ख्याल है सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो आलू, मटर, गाजरें जो हैं वो आप डालें इसके अंदर, और भी वेजीज डालें इसमें, चाहें तो ब्रोकली ऐड कर लें। अच्छा, अगर आपने देखा हो तो मैंने थोड़े से पनीर जो है वो बचा के रखे थे इसके ऊपर गार्निश करने के क्योंकि लिए। आप सजावट करना चाहती थी। बिल्कुल। तो अब हम इस पर 1-2 पनीर इस तरह डालेंगे ताकि जो है थोड़ा सा कलर भी इसमें ऐड हो जाए। और लास्ट में हम थोड़ी सी कसूरी मेथी से इसकी गार्निश करेंगे और हमारी आज की जो वेजिटेबल जलफ्रेजी है वो रेडी हो चुकी है। रेडी। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ जो कि है वेजिटेबल जलफ्रेजी और उसके साथ हमने बनाए थे चिकन पकौड़े, वो हो गए हैं रेडी। एंजॉय करें। तब तक के लिए हम खुदा हाफिज़ कह देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के फ़ैसले के बाद हुकूमत आज फिर कीमतों में रद्दोबदल का फ़ैसला करेगी। ईद का मौका है और आवाम जी हुकूमत से रिलीफ की तवक्को रखती है, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और अब नए हुरमस बंद होने से बहरान पैदा हुआ है, शायद इस बार पेट्रोल की कीमतों का बम जो है वो आवाम की खुशियों को शदीद मुतासर करने वाला है। सही है जी। और हम देख भी रहे हैं कि ये बढ़नी तो है। आलमी सतह पर जारी जंग और तेल की कीमतों में मुसलसल जो उतार चढ़ाव है उसने हमारी मईशत को एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका ने रूसी तेल पर वक्ती तौर पर पाबंदियां उठा ली हैं। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना भी खबरदार कर रहे हैं कि बैरूनी अदायगियों पर दबाव बढ़ रहा है। इस संगीन मौशी सूरत हाल और पेट्रोल की नई कीमतों के मुमकिन असरात पर बात करने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको सदाए रमज़ान में। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुरमस बंद है और पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल है वो कहां से, किन रास्तों से पहुंच रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे ना काम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल यूं कर दिया कि एक तरफ रमज़ान की सदा है और दूसरी तरफ मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ना कॉम्प्लिकेटेड सी सारी सिचुएशन हो गई है। मैं आपको 2-3 बड़ी अहम गुजारिशात यहाँ आज के प्रोग्राम में करूँगा और इस उम्मीद के साथ कि जब आप बैठ के एक कौमी सतह के आप चैनल पे बात कर रहे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है ना, क्योंकि आप अपने हर लफ्ज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जी। पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब है कि जी अबनाए हुरमुज़ जो अब तक की इतलात थी, जो अभी शाम को भी मैंने जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स देखी हैं प्रोग्राम में आने से पहले, आपके प्रोग्राम में शरीक होने से पहले, उसके मुताबिक वहाँ से वो एक सिंगल जो है ना वेसल को भी वो वहाँ से गुजरने नहीं दे रहे। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो रास्ता हो गया है बंद। अब अबनाए हुरमुज़ की जो हमारे आम सुनने वाले, हमारे जो या देखने वाले नाजरीन हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि दुनिया की जो इस वक्त तकरीबन 20% जो तेल है वो अबनाए हुरमुज़ से गुजरता है। ये रोज़ाना तकरीबन 20 से 21 जो है ना वो मिलियन जो बैरल है वो ये यहाँ से ऑयल गुजरता है। अब दिलचस्प बात इसमें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये सारी बातों को अपने प्रियम्बल में लिंक किया ना हमारी मईशत के साथ और फिर हमारे पे जो पेट्रोल बॉम्ब है। जी। मैं आपको बताऊं,
इससे डायरेक्टली सबसे ज्यादा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने लगा हूँ, अबनाए हुर्मुज के बंद होने से सबसे पहले जो मुल्क मुतासिर होता है वो हिंदुस्तान है, ठीक है, उसके बाद चाइना है। हम 5वें नंबर पर आते हैं, हम 5वें नंबर पर आते हैं उस लिस्ट के अंदर, जिस लिस्ट के अंदर अबनाए हुर्मुज से, अगरचे के हमारा 85% डिपेंडेंस जो है, 80 to 85% हमारी डिपेंडेंस जो तवानाई की है, एनर्जी की है, वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पर है और पेट्रोल पर है, ठीक है जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है। अब आप देखिए, ये जो अगर इस तरह का कोई आलमी बहरान आता है, मैं एक एक लफ्ज अलग अलग करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने क्या बात की। अगर हमारे पर कोई भी आलमी बहरान आता है तो वो बहरान हमें एक बात याद दिलाता है कि आपकी जो लोकल एनर्जी पॉलिसी है, आपकी जो गवर्नेंस है, वो इतनी पुअर है कि आपके अंदर मामूली से झटके को भी सस्टेन करने की सलाहियत नहीं है। तो आप कैसे दुनिया में बावकार तरीके से खड़े हो सकते हैं जबकि आपका इंटरनली सिस्टम, अपना इंटरनली स्ट्रक्चर इतना वीक होगा कि वो एक छोटे से झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैंने क्या कहा आपको कि अबनाए हुर्मुज के बंद होने से सबसे पहले हिंदुस्तान मुतासिर होता है। हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सूरत हाल देखें, चाइना के अंदर देखें और आप अपने यहाँ देखें। हमारा आनन फानन अभी खबर आई है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको ज़िम्नन बता दूं, हमारे पास जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते का तो इमीडिएटली होता है। हमारे स्टॉक की 2 तरह की सूरत हाल होती है, ये जरा आपके लिए हो सकता है शायद दिलचस्प हो कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक स्टॉक होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और एक हमारा होता है जो कमर्शियल स्टॉक होता है ना, ठीक है। ये 2 वीक्स का इसके अंदर कवरेज होता है। 1 महीने का हम पेट्रोल रखते हैं और 1 महीने की हमारी वो शिपमेंट जो ऑलरेडी जिसकी हमने पे कर चुके होते हैं वो रवाना हो चुका होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 महीने का कवरेज होता है। यानी अगर आज पेट्रोल की कीमत में रद्दोबदल होगा इंटरनेशनल मार्केट का, तो हम पर इसका असर 2 महीने के बाद आएगा। ऐसे नहीं होता। यानी ये मतलब हम यही तो डिस्कस करना चाह रहे हैं। जब इस तरह की पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं बढ़ने की बात हो रही थी, आपने हुर्मुज बंद होने की बात हो रही थी, मईशत पर क्या असरात होंगे तब इवन बात हो रही थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहा जा रहा था हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद हैं 28 दिन के, 25 दिन के। अभी वो ज़खायर तो इस्तेमाल होने वाले, शायद हम प्रोसेस में भी नहीं गए और कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, और जब वो ज़खायर खत्म हो जाए। अब जरा मैंने एक आपको ब्रेकअप भेजा है। मैं आपको आज जरा ना ये थोड़ा सा बताएं अपने नाज़रीन को, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। हम जैसे लोग तो देखें रो पीट के चीख के फिर कहीं कोई बात करने देता है, कोई नहीं करने देता। अब जरा मैं आपको पेट्रोलियम का जो ना आपके आज के दिन का मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ, ठीक है, और ये चैलेंज के साथ। यानी आप इसको, आपके पास तो रिसोर्सेज है ना, आप जाके किसी गवर्नमेंट के एहलकार से इसको रिकन्फर्म करवाएं। आपका आज का पेट्रोल है 321 रुपए 17 पैसे, ठीक है जी। इसमें जो आपकी परचेज कॉस्ट है, और परचेज कॉस्ट में 3 चीजें शामिल होती हैं। परचेज कॉस्ट में ये नहीं है कि जो पेट्रोल वहां से निकला और आपने वो पेट्रोलियम का रॉ प्रोडक्ट उठाई और वो यहाँ आ गई, नहीं। इसमें आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है, नंबर 1। इसमें जो आपके फ्रेट चार्जेस हैं, जो समंदर में वो ट्रेवल करके आएगा, जो उस पे शिपमेंट पे चार्जेस होंगे। फिर इसकी इंश्योरेंस भी होती है, इसको सिक्योर करना होता है। और इंश्योरेंस में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अगर आपके पास टाइम हुआ बाद में। और फिर इसमें जो रिफाइनरी का जो प्रोसेसिंग है ना, ये तकरीबन हमें 190 रुपए से लेकर 195 रुपए तक का ये हमें पेट्रोल मिलता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है? 84 रुपए 40 पैसे का स्ट्रेट टैक्स लगा रही है, ठीक है जी। 84 रुपए 40 पैसे। और एक इतना इंटरेस्टिंग टैक्स है जिसको मैं आज तक देख नहीं सका। मेरी ख्वाहिश है अगर मेरी ज़बान या मेरी आवाज जो है ना वहां तक पहुंच सके जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं आपकी आवाज यकीनन वहां तक जा रही है और हम भी आपके हम आवाज होकर यही सवाल कर रहे हैं कि अगर 2 महीने बाद इसके असरात आने हैं। शुएब साहब, एक सवाल भी बीच में शामिल कर लें, आप अपनी बात फिर मुकम्मल कीजिएगा कि आपने अगर 2 महीने बाद असरात आने तो 55 रुपए आपने पहले कीमत बढ़ा दी और आज भी आपको कीमत बढ़ाने वाले हैं, और जवाब आप ये दे रहे हैं कि जनाब जखीरा अंदोजी होनी है, उससे बचने के लिए हमने ये प्राइस बढ़ा दी है। इसका मतलब है आप जखीरा अंदोजों को नहीं रोकने की सलाहियत रखते, आप उनके लिए काम नहीं करना चाह रहे, आप हाथ झाड़ के अवाम पे सारा कुछ बोझ डाल के घर चले गए हैं। देखें, जहाँ वो एक मुहावरा बड़ा है वो चीप सा, लेकिन हम पे बड़ा फिट बैठता है। जब वो कहते हैं ना कि घर का कुत्ता चोरों के साथ मिल जाए ना, तो फिर आप रखवाला किसको रखेंगे। 84 रुपए 40 पैसे मैंने आपको क्या बताया, लेवी
जी। 2 रुपए 50 पैसे हम एक क्लाइमेट लीवी देते हैं, यानी हमारे पे 2 रुपए 50 पैसे जो आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, हर लीटर के पीछे 2 रुपए 50 पैसे आप ग्रीन एनर्जी के लिए देते हैं कि हमारे मुल्क में ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन आएगा। आप अंदाजा करें लाखों लीटर के ऊपर जब ये रकम जाती होगी तो वो पैसा 2 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई होकर वो भी मिलियन बिलियंस में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद आप 13 रुपए 31 पैसे कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है जी। 7 रुपए 87 पैसे जो आपकी ये पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो पर लीटर आपसे लेती हैं, वो भी ज़ाहिर है अपनी इतने बड़े बड़े पंप खोल के मुफ्त में नहीं बैठे हुए। और जो डीलर है ना, डीलर 6.64 पैसे, सॉरी 8.64 पैसे। तो यानी आप अंदाजा करें कि और एक और बड़ा मजे की एक और भी होती है, एक पेट्रोलियम फ्राइट इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है, एक उसको IFEM कहते हैं, यानी 8 रुपए 25 पैसे के पूरे मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस को ठीक रखा जाए। यानी 8 रुपए डीलर ले गया, 8 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले गई, 2.5 रुपए आपने क्लाइमेट के वो दे दिए, 31 रुपए कस्टम ड्यूटी दे दी, 84 रुपए आपने लेवी दे दी। अब बताओ चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ये वो पैसा है जो जो असल में आपके पास है। जिस तरह ये तो आपने सारा हमें तकसीम बड़ी अच्छी तरह समझा दी है, जरा आप उस बात पर भी कमेंट कर दें कि ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए या खुद काम ना करने का बहाना है कि जनाब आप कीमतें बढ़ाकर पास ऑन कर दें आवाम पर बोझ। हाँ जी, मैं अभी आपको मेरे मुंह में खाक, मेरी जो मतलब देखे ना, वो क्या होता है, किसी जमाने में कहते थे ना, कोई एक थे हमारे, वो उनकी चिड़िया हुआ करती थी, वो खबरें शबरें उन्हें देखती रहती थी। अब जब इस काम में आप फंस जाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई चिड़िया हमारे पास भी आ जाती है खबर देने के लिए। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे मैं गलत हूँ। 73 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं ये लोग, 70 से 75 रुपए तक बढ़ाने के लिए ये तैयारियां, इसको 400 रुपए पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, जो आपके ट्रेड साहब, अगर इतनी कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल दस्तयाब भी होगा, ये तो फिर बहरान वाली कैफियत में हम जाने वाले हैं। नहीं, पेट्रोल बहुत है। अच्छा, वो तो अगले क्लेम नहीं करते हुकूमती एहलकार। अगर हम 400 रुपए बढ़ा देते, वो देखे ना, कहते हैं जो बात वही होती है जबान पे जो। डॉक्टर साहब, जो आपने फिगर कोट किया है, इतना बड़ा इजाफा किस बुनियाद पे करने जा रही है गवर्नमेंट? कोई बुनियाद नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। अगर बुनियाद है तो मैं ये कॉपी लेके, चैलेंज लेके आपके चैनल पे बैठा हूँ, बुलाए किसी हुकूमती एहलकार को, बात करें मेरे साथ। मैंने जिंदगी दी है इस पूरे मार्केट में। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, आलमी मार्केट में तो $10 फी बैरल कीमत कम हुई है जी। डॉलर सस्टेन कर रहे हैं आपका, आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इशू बनता है, जैसे हमारे वजीर खजाना जो हैं वो माशाल्लाह, जिस तरह वो आज कह रहे थे कि जनाब हमारा ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट के लिए आपको कॉमन मैन ही रह गया। आपने उस शख्स के बारे में कभी सोचा है? आपने 400 रुपए पेट्रोल कर देना है, वो जो बाइकिया दिन में सड़क के ऊपर बेचारा मारा फिरता है, वो जो शख्स जो सुबह निकलता है शाम को, जब तक उसकी गाड़ी नहीं चलती तो वो अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता। आपने सड़कों पर लाइनें लगी हुई देखी हैं। आज लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके जनाब अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है शुएब साहब। फिर इनके पास ऑल्टरनेट वेज क्या है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, आप स्कूल हमने बंद कर दिए, वो तालीम मुतासिर होनी है, उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है। हर सिस्टम देखे ना जी। मैं एक और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूं, प्लीज ये मेरी बात जरूर सुनिएगा। जी। देखिए, वर्क फ्रॉम होम, बाइकिया वर्क फ्रॉम होम करेगा, वो बेचारा जो रिक्शा चलाता है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। ट्रांसपोर्ट आपने वो कर दिया, एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एक गाड़ी पे, आप जरा ना, आप लोग तो देखें, मतलब मीडिया के लोग हैं, एक गाड़ी के ऊपर 5 खानदान पलते हैं। एक गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट की सड़क पर आती है ना, हम इनको बुरा भला तो कहते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट ने मनमानियां शुरू कर दी और महंगे किराए कर दिए। एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर 5 खानदान पल रहे होते हैं। यार ये गजब खुदा का, ये क्या करने जा रहे हैं यार? वैसे मार दो। अगर आप ये क्लेम करते हो तो ना कि यार हमारे मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा, तो वैसे मार दो ना यार, इकट्ठा करके इनको किसी इनकी इज्तिमाई कब्रें बना दो। ये क्या तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ है भाई? इनसे मैनेज नहीं हो रहा तो छोड़ें, कोई और काम करें। इस मुल्क के अंदर कोई कहतो रिजाल नहीं है। मैं खुदा की कसम हमेशा ये कहता हूँ, हर चैनल पे मैं कहता हूँ, हर फोरम पे कहता हूँ, इस मुल्क में कहता रिजाल नहीं है। एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी बैठा हुआ है, लेकर आए और उसको लाके वो सिस्टम को बनाए। ये उसी तरह करते हैं जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम का होता है कि कहीं दामाद बैठे हुए हैं, कहीं सिफारशी बैठे हुए हैं, कहीं बैचमेट बैठे हुए हैं, कहीं कोर्समेट बैठे हुए हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क करके तुम लोगों ने रख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी भी अगर देखें तो मईशत पर बड़ी ग्रिप है। ये जो हम वजीर खजाना, हमें हमेशा इम्पोर्ट ही क्यों करना पड़ता है, जिसे आम आवाम के दुखों का कोई अंदाजा भी नहीं होता, और फिर अगर कोई ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन की शिकायतें हो, बातें हो, तो उसका भी वो दिफा कर लेते हैं।
वो तो उनको लाया इसीलिए जाता है ना। हमारे जैसे बंदे को क्यों नहीं बनाया जाएगा, कोई पोर्टफोलियो दिया नहीं जाएगा? क्योंकि हम तो फिर एहतसाब करेंगे ना, हम तो अपना आप पहले खोल के रख देंगे कि ये लो भाई, ये मेरे पास है और ये तुम्हारे पास है, निकालो अब तुम जहाँ पे तुम्हारी गड़बड़ है। ये देखिए, ये हमेशा से हमारे यहाँ होता है। 70 साल गुजर गए, एनर्जी पॉलिसी नहीं बना सके, इंटरनेशनल डिपेंडेंस हमेशा हमारे राह की रुकावटें रही हैं। मैं आपसे जो आपको मैंने सवाल किया है ना, आप प्लीज इसको डिग आउट कीजिए कि हिंदुस्तान बराह रास्त मुतासिर होता है। ये चहार जो थी ना, उसकी जो बंदरगाह थी चहार बहार की, और वो उसके साथ ये गवादर के मुकाबले पे ईरान डेवलप कर रहा था, उसको बड़ी लंबी कहानी है वो। जैसे इन जख्मों को तो शोएब साहब, ये कोई अवाम के साथ माइंड गेम तो नहीं होने वाली? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि इतनी कीमत बढ़ेगी, वो फिर कीमत बढ़ेगी, अवाम परेशान होगी, फिर ईद पे 5 रुपए कम कर देंगे, 50, 60, 70 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए जब कम करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हमने अवाम को रिलीफ दिया है। हाँ, रिलीफ दिया। ईद वाले दिन खुशियां। चैनल ने जी मुझसे उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल ने ये सवाल किया था कि जी ये तो फिर क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रेंड है? मैंने कहा जी आज तक मैंने जब से होश संभाला है मैंने यहाँ चीज़ों को बढ़ते हुए देखा है, वापस आते हुए तो नहीं देखा। तो ठीक है, अब इसमें सिर्फ गुजारिश ये है, जो काम करने वाला है ना, देखें हम रोना तो छोड़े यार, सारी जिंदगी रोते हुए गुजर गई। जो काम करने वाला है कि खुदा के लिए सर जोड़ के बैठो। ये जो ड्रामेबाजियां हैं ना, या ये जो पॉलिटिकल स्टंट है कि 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे और यूं करेंगे, यार इनको तनख्वाह की जरूरत है? शर्म से मर जाएं डूब के यार, जो इस मुल्क में से तनख्वाह लेते हैं इस तरह के लोग। ठीक है, इनको जरूरत है तनख्वाह की। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जनाब आप एक पॉलिसी बनाएं, कंसोलिडेट एनर्जी पॉलिसी बनाएं। अल्लाह आपके मुल्क में सूरज को चमका रहा है, अल्लाह आपके मुल्क में हवा दे रहा है, अल्लाह आपके मुल्क में पानी दे रहा है, हर चीज। ऑल्टरनेट एनर्जी के जितने टूल हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान को अल्लाह ने दिए हैं। और ये 2 रुपए 50 पैसे उस ग्रीन एनर्जी के लिए हमसे हर पेट्रोल की 1 लीटर पे चार्ज कर रहे हैं। क्यों नहीं करते? हाइडल एनर्जी पूरी दुनिया का सबसे सस्ता मॉडल है, आप डैम ही नहीं बनने देते, एक दूसरे के खुद गले काटना शुरू हो जाते हैं। कुछ कसूर हमारी अपनी आवाम का भी है। बिल्कुल डॉक्टर शोएब साहब, कुछ कसूर हमारी अपनी आवाम का भी है, हुकूमती पॉलिसीज का भी है, और कुदरती ज़खायर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं और कीमतें बढ़ रही हैं। और अब जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है वो ये है कि जी मज़ीद जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें बढ़ेंगी और आवाम पर बोझ पड़ेगा, और हुकूमत के पास जी आवाम को रिलीफ देने के लिए अभी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। और बहाना तकलीफ की ऑप्शन है बस। और अब बिल्कुल ये सवालात उठ रहे हैं जनाब, बड़े माहिर लोग जो हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस मैदान के अंदर गुजारी है, वो ये बताते हैं कि जनाब ये इस तरह की जब कीमतें बढ़ती हैं तो असरात तो लेट आते हैं, कोई 2 माह बाद आते हैं, लेकिन हुकूमत अभी से कीमतें बढ़ा रही है। और हुकूमत का जो जवाब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाए, तो जनाब आपके पास इतनी फोर्सेस हैं, इतनी इंटेलिजेंस है, आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकें। और आप ये क्या काम कर रहे हैं कि आवाम पे आप जो बोझ है वो पास ऑन कर रहे हैं, जितनी कीमत बढ़ती जाएगी आप उतना बढ़ाते जाएंगे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 10% का डिक्लाइन आया है पेट्रोल की कीमत के अंदर, तो वो भी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये ना हो कि इतनी कीमत बढ़ा के वही ईद के करीब जाके थोड़ा सा 5-10 रुपए कम करके ईद के करीब ईदी देने की कोशिश मिले ना करेंगे। मिले, ईद के चांद पर बात कर लेते हैं, वो तो नजर आएगा। बिल्कुल, माह रमजान के आखिरी अयाम में जहां हर मुसलमान का दिल उदास है, वहीं हर नजर अब आसमान की जानिब लगी है कि ईद का चांद कब नजर आएगा। स्पार्को की हालिया रिपोर्ट ने गोया तजस्सुस की एक नई लहर पैदा कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, और स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को चांद की पैदाइश तो हो जाएगी, लेकिन इसे देखा जाना तकरीबन नामुमकिन है, जिसका मतलब है कि हम एक और रोज़ा रखेंगे। तो क्या ईद उल फितर 21 मार्च को होगी? इस साइंसी उलझन और चांद की रोयत के असल इम्कानात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं GM स्पार्को ज़ैन रहीम साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपके वक्त का। रहीम साहब, ये बताइएगा कि 19 और 20 मार्च की शाम को चांद की उम्र और उफक पर उसकी पोजीशन क्या होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, 19 मार्च को जब हम देखते हैं कि सुबह 6:23 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो कंजंक्शन होगी। अब कंजंक्शन बेसिकली एक अलाइनमेंट होती है जिसमें सूरज, चांद और जमीन जो है वो एक लाइन में आ जाते हैं, और जो चांद होता है वो ऑलमोस्ट उसकी कोई इल्यूमिनेशन नहीं होती। अच्छा, इस कंजंक्शन के बाद जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हम इसको चांद की उम्र में काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो उसी ही शाम को बाद अज़ मगरिब जब हम देखेंगे कि जब सूरज गुरूब होगा तो तकरीबन 12 घंटे और 41 मिनट जो है वो कंजंक्शन को हो चुके होंगे। यानी दूसरे लफ्जों में जो है चांद की उम्र जो है तकरीबन 12 घंटे और 41 मिनट होगी। और जब सूरज गुरूब होगा तकरीबन 6:43 पे,
तो चांद की उफुक से जो हाइट है या जो उसकी बुलंदी है वो तकरीबन कोई 5 डिग्री के आसपास होगी, जो कि एक इंतहाई कम और इंतहाई मामूली सी एक हाइट है, क्योंकि जब सूरज गुरूब होता है तो हमारे पास ट्वाइलाइट का एक फिनोमेना होता है और उसके ग्लेयर में ऐसे किसी चांद को जो कि 5 डिग्री पे हो और जिसकी उम्र तकरीबन कोई 12 या 13 घंटे हो, उसको खुली आंख से देख पाना नामुमकिनात में से होता है। तो यूं ये कहा जा सकता है कि जो साइंसी आदाद-ओ-शुमार है उसको देखते हुए 19 मार्च की शाम चांद को देखना नामुमकिनात में से होगा, जबकि अगले दिन जब 20 मार्च को हम देखेंगे तो जाहिर है उसमें फिर मजीद 24 घंटे का इजाफा हो चुका हुआ होगा और चांद जो है वो बआसानी खुली आंख से नजर आ जाएगा। अच्छा, हम ये भी बताइएगा कि अगर हम देखें तो 19 मार्च की सुबह जिस तरह हम बात करें कि चांद पैदा तो होगा लेकिन शाम को उसके नज़र आने के इम्कानात कम हैं, ये इस तरह का जो वाक़यात होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये क्या रेगुलरली आप इनको विटनेस कर रहे होते हैं या इस बार ज़रा थोड़ा मामला अलग है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि चांद जो है वो जमीन के गिर्द एक बैज़वी मदार में हरकत कर रहा है। अब ना सिर्फ ये मदार बैज़वी है बल्कि ये अपने सेंटर से थोड़ा सा टिल्टेड भी है अर्थ के रेफरेंस ऑफ फ्रेम से अगर आप देखेंगे तो इसमें होता यह है कि जब चांद अपने मदार में गर्दिश करता हुआ जमीन के चारों तरफ गर्दिश करता है तो कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जहां पे जो है चांद की जब 29 तारीख होती है तो उसको देखने का हमारे पास जो है वो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो साइंसी आदाद-ओ-शुमार होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। और कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जैसे कि इस चांद के वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 5 डिग्री का चांद रहेगा और तकरीबन 12-13 घंटे के आसपास इसकी उम्र रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे चांद को देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल बनती रहती है, चलती रहती है बाय द टाइम जैसे जैसे चांद जो है वो अपने मदार में बता रहे हैं, सूरत हाल बनती रहती है, चलती रहती है, साइंसी उलझने भी होती हैं, तो ये इसी ड्यूरेशन में तब्दील भी होगी? क्या इम्कानात हैं कि वाज़े भी हो जाए और 29 रोजे हो जाएं? देखिए, जो साइंसी एतबार से जो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे चांद को देखना बहरहाल नामुमकिनात में से होता है। अच्छा। इवन इस वक्त जो कंडीशन है 5 डिग्री का ये चांद होगा और तकरीबन 28 मिनट का दरमियानी वक्फा है सूरज और चांद के गुरूब होने के, जो इंतहाई कलील है। यानी हम अगर कोई स्टैंडर्ड अगर सेट करना चाहें तो हमारे पास ऐसे भी अदाद-ओ-शुमार है कि 1 घंटे का भी अगर फर्क हो तब भी बाज़ों का चांद नजर नहीं आ रहा होता, तो यहाँ तो फिर 28 मिनट रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस चांद को देखना इवन दूरबीन से भी देखना नामुमकिन है। अच्छा जैन साहब, अब ये भी बताइएगा कि रोयत हिलाल कमेटी और स्पार्को की जानिब से जो चांद के हवाले से डेट सामने आती हैं या रोयत आती है, इनमें फ़र्क क्यों होता है? नहीं, देखिए इसमें चांद के देखें हतमी नतीजे का दिखने या ना दिखने का फैसला तो बहरहाल रोयत हिलाल कमेटी ने करना होता है। सुपार्को बीइंग अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो जो है रोयत हिलाल को सपोर्ट करता है, इनको असिस्ट करता है और हम सिर्फ साइंटिफिक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक तज्जिया, एक एनालिसिस जो होती है वो सामने रख देते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक आदाद-ओ-शुमार होते हैं। अच्छा जैन साहब, ये भी बताइएगा क्या शहरों के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ हो जाती है साइंसी नौयत? हम अक्सर देखते हैं कि 5 डिग्री से हट के भी कोई हो सकता है, चांद का रुख कहीं और चला जाता है, तो किसी शहर में ईद हो गई है, किसी शहर में नहीं हुई है, किसी शहर में देखा गया, किसी शहर में नहीं देखा गया, ये सूरत हाल होती है। देखिए इसमें जो देखिए चांद के दिखने की जो सूरत हाल है, ये भी जो 28 मिनट मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे जो साहिली पट्टी के इलाके हैं जिसमें सुमयानी है या गवादर है, इस तरह के, यानी जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, ये उसके लिए है। अगर आप कंट्री में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे आप लाहौर या इस्लामाबाद, पेशावर, इवन गिलगित, तो इन इलाकों के लिए 19 मार्च को चांद देखना और मजीद इसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मूव करते हैं, तो जो चांद को देखने की सिचुएशन है वो और डिफिकल्ट हो जाती है इन एरियाज में। और जैसे जैसे आप सदर्न पार्ट की तरफ आते हैं तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन ये कोई इतनी बेहतर सूरत हाल नहीं है कि जिसमें चांद जो है बाकायदा आपको 19 मार्च को नजर आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका GM स्पार्को जैन रहीम साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जनाब जो चांद है वो किन वजूहात की बिना पर नज़र नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी जो पैदाइश है वो सुबह को होगी, लेकिन शाम को 19 मार्च की वो नज़र नहीं आने के इम्कान। और मुमकिनात में जो उन्होंने बात की है वो यही है कि माइट भी पॉसिबल कि 30 रोजे ही हो, हमें ज़्यादातर चांसेस साइंसी लिहाज से तो यही सामने आ रहा है। आगे अब देखना है कि शायद चांद जो है वो रुख बदल ले।
बिल्कुल जी, और हमने कुछ तो भी हो आपको जाए। सिर्फ ये साइंटिफिकली बताया है, साइंसी बुनियाद पर बताया, और अब आपने कोई ये नहीं करना कि हमने अगर कह दिया कि 30 होने तो 29 भी हो अपनी सकते तैयारी हैं। कर लें। तो जो एक दिन भी है कोई आपकी कोई खरीदारी रहती है, कुछ भी रहता है तो कर लें, बाद में हमें ब्लेम मत करिए, चांद रात डिस्क्लेमर को वैसे जरूरी भी है। तैयारी नहीं करनी चाहिए, इबादत की रात है, बस इबादत भी करें आराम से। ठीक है। वक्त पर ब्रेक का देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं कि इंसान की शख्सियत का पहला तासुर उसकी मुस्कुराहट से होता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग दांतों की सेहत को तब तक इम्पोर्टेंस नहीं देते जब तक दर्द से रातों की नींदें हराम ना हो जाए, या फिर साथ वाला कहना देखे यार बहुत स्मेल आ रही है। और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये होती है कि तिब्बी तहकीक ये बताती है कि दांतों की गंदगी सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये दिल और मैदे की बीमारियों का पेशखैमा भी बन सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी और अपने बच्चों की ओरल हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर आमिर साहब। शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दांत जो है वो एक्सटर्नली अगर आपने साफ़ नहीं किए हुए तो ही बस वो गंदे होते हैं। आपके अंदर ऐसी क्या क्या तब्दीली आ रही होती है जिसकी वजह से दांत जो हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है? अच्छा, ये देखें, हमारा जो मुंह है ये बिल्कुल आप समझ लें हमारी पूरी बॉडी का जो भी कनेक्शन है ये इसी के थ्रू है। हम जो भी खाते पीते हैं वो इसी के थ्रू अंदर जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं, जैसे हमारा मैदे का जितना का सिस्टम है, सारा मैदा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जितनी है वो माउथ के साथ लिंक्ड है। अब वो जितनी मैदे की बीमारियां हैं वो भी मुंह के जरिए नुमायाँ होती हैं। इसी तरह जितनी सांस की बीमारियां हैं हमारा वो भी सारे का सारा लंग का सिस्टम भी मुंह में नुमाया होता है, और उनके सारों के असरात भी उसे आते हैं। इसी तरह स्टोमक की एसिडिटी, जिसमें आप कह लें तेजाबियत जितनी होती है, उसकी वजह से दांतों में, मसूड़ों में अल्सर्स बनना, और दांतों के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का एक फीचर होता है जिसे आप एरोजन कहते हैं। वो एसिडिक कंटेंट की वजह से दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, उनके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो लंग डिजीज़ हैं उसमें सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। वो स्मेल आने के भी जो एक निशानी है वो भी इस वजह से है कि वो स्टोमक के इश्यूज हो सकते हैं या कोई ना कोई सांस। अच्छा, ये भी होता है कि चलें ये स्मेल आना तो आप कह रहे हैं कि स्टमक इशू से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के दांत जो पीले होते हैं, हालांकि वो ब्रश चाहे दिन में 2 दफ़ा कर रहे हो, एक सुबह उठ के और एक रात को सोते हुए, ये भी किसी और बीमारी की वजह से हो सकते हैं आपके? अच्छा, मोस्टली जब दांतों की बनावट शुरू होती है, हम बात कर रहे हैं जब बच्चे की उम्र है या बच्चा पैदा होने से पहले जब माँ के पेट के अंदर है। अब देखें उसमें सर्टेन मेडिसिन्स हैं और कुछ पानी है, पानी की मिकदार में एक सर्टेन फ्लोराइड का कंटेंट होता है। ये 2 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इसका नॉर्मल मियाद से या नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो वो जब उसकी बनावट हो रही होती है दांतों की तो उसके अंदर परमानेंट स्टेन्स आ जाते हैं, वो ब्राउन स्टेन्स आ जाते हैं, वो ज़्यादा पिलाहट में आ जाते हैं, तो उसकी बनावट के अंदर ही कलर में चेंजेस आ जाती हैं। तो वो फिर दांत एज इट इज़ ग्रो करता है जिस भी कलर या जिस भी मेडिसिन या जिस भी फ्लोराइड्स की वजह से। हम टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए कि फ्लोरोसिस हो गया है। इसी तरह कुछ एरियाज़ हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिक, जैसे मियाँ वाली साइड है, कुछ जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ के वाटर कंटेंट में ये ज़्यादा फ्लोराइड है और जिसकी वजह से वहाँ के जितने बच्चे हैं उनमें फ्लोरोसिस की ये चीज़ बहुत कॉमन देखी गई है। अच्छा, इसके अलावा दांतों में पिलाहट जो दूसरे सफाई के अलावा स्मोकिंग, छालिया, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, और ये कुछ ऐसे हमारे रूटीन के हैबिट्स हैं। अच्छा, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि कुछ ग्रो ही अगर ऐसे किए तो फिर वो पीलापन नहीं जा सकता, वो पीलापन उसकी बनावट के अंदर है। उसके लिए फिर और दूसरे मेथड्स हैं जिसमें आप वाइटनिंग के कुछ तरीके हैं जिससे हम किए जा सकते हैं, या फिर विनियर्स के साथ उनकी आउटर सरफेस को लेयर किया जा सकता है, तो उससे वो कलर इंप्रूव हो जाता है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, बल्कि तजर्बे कर रहे होते हैं दांतों के साथ। कुछ फंस गया तो फ्लॉसिंग की बजाय वो कोई ना कोई जो भी चीज़ पड़ी हुई है, कोई रैपर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है, उससे जनाब अपने दांतों में से वो ऐसे पार्टिकल्स निकाल रहे होते हैं। ये कितना नुकसान पहुंचाते हैं और जर्म्स कितने फैलते हैं इससे आपके मसूड़ों के अंदर? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ गम में यूज़ करें वो हाइजेनिक कितनी है। रैपर्स, टूथपिक्स, ये सारे हम कहाँ से ले रहे हैं? आम सर्फेस पे पड़े हुए हैं जहाँ से वो जर्म उसके साथ लगे होते हैं। और जब भी हम गम्स को या दांतों को इरिटेट करेंगे, वो जर्म उसमें इंजेक्ट करेंगे, तो वहाँ कोई ना कोई रिएक्शन आ जाता है, वहाँ कोई ना कोई स्वेलिंग आ जाती है।
वो सारी चीज़ें ट्रबल में चली जाती हैं और रादर देन गम्स ठीक हों वो ब्लीडिंग की तरफ चले जाते हैं। जो डेंटल फ्लॉस है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मटेरियल लगा होता है जिसे हम क्लोरहेक्सिडिन या वो वैक्स की फॉर्म में लगा होता है या वो डिप्ड होता है उसके अंदर। तो जब हम वो फ्लॉस यूज करते हैं, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड है, तो वो उस एरिया को ना सिर्फ क्लीन करता है बल्कि वहाँ पे वो डिसइंफेक्ट भी करता है। और दूसरी बात, फ्लॉस देखें फ्लेक्सिबल मटेरियल है, ठीक है, तो वो इरिटेट नहीं करता, वो गम के कंटूर के साथ साथ जाता है, जबकि टूथपिक हार्ड मटेरियल है, वो गम के कंटूर के साथ नहीं जाता, वो अपना कंटूर बनाता है, अपने तरीके से उसे इंजर करता है। तो दैट इज नॉट सूटेबल। हमें डेंटल फ्लॉस पे रहना चाहिए और हमें उसकी क्लीनिंग नहीं तो वरना लोग अम्मियों के वो घर में डब्बे नहीं होते नलकियों वाले, वो ढूंढते हैं फटाफट कोई गोश्त का खा लिया, उसके बाद ये मसाइल रूटीन का धागा यूज कर लेते हैं, हालांकि वो भी इरिटेंट है, वो भी बहुत बड़ा इरिटेंट ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से कितनी एहतियात करने की जरूरत है जब उनके दांत आ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, या दूध के दांत होते हैं, अगर उसको कीड़ा लग जाए तो वो दूध के दांत तो फिर खत्म हो गए, उसके बाद मुस्तकिल जो दांत आने उन पर भी इसका इफेक्ट होता है? ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ पे हम बच्चों की बात करते हैं तो उनके पेरेंट्स की एजुकेशन जो है ना वही सारा उसे लेके आती है और इसी पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डिपेंडेंट है। बच्चों के दूध के दांतों से बिल्कुल कीड़ा परमानेंट पे जा सकता है। अब सेइंग दिस मीन्स कैसे, क्योंकि मुंह के अंदर एक ओरल इन्वायरमेंट है, जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं, जिसे जो डिके करते हैं दांतों में, वो मुंह के अंदर एक खास मिकदार में प्रेजेंट है। अब जितने वो बढ़ते जाते हैं उतना मुंह का ओरल इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है और उतने वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हमें इसलिए जहाँ भी कैविटी लगे उसे सेटल डाउन करना चाहिए, उसे टाइमली एड्रेस करना चाहिए ताकि वो दूसरे दांतों की तरफ अपना रुख ना कर सके, उनको डैमेज ना कर सके। हमारी बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि ये तो दूध का दांत है, इसने तो गिर जाना है। इसकी क्या जरूरत है कैविटी इसकी सेटल डाउन करने के लिए। तो बट उसका सारे का सारा इम्पैक्ट हमारी परमानेंट डेंटिशन पे है, जो कि मुंह के अंदर 6 साल की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं परमानेंट टीथ, और वो अपनी रहती जिंदगी तक बच्चे के मुंह में उसके साथ चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के जो दांत हैं, जो अगला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होता है, जबड़े की साख्त ही बदली हुई होती है। ये किस वजह से है कि सूदर वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करवाई जा रही हैं, या फिर बच्चे जो हैं रात को अगर सोए हैं तो फीडर मुंह में रख के सो गए हैं, उससे भी ये मामला ख़राब होता है? देखिए, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक जेनेटिक फैक्टर्स है, अगर पेरेंट्स में से किसी की जॉ की डेवलपमेंट इस तरह है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। दूसरे हमारे हैबिट्स हैं। हैबिट्स में बिल्कुल आपने सही कहा, जिसे आम वर्ड में चूसनी कहा जाता है या सूदर्स कहा जाता है, वो जब एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा दी जाए बच्चों को, आप दें उन्हें 10 मिनट के लिए चुप कराने के लिए, लेकिन उसके बाद इट शुड बी रिमूव। बाकायदा वो तो एक गले में हार की तरह लटका के रखते हैं कि जब बच्चे का दिल चाहे तो वो निकाल के उसे इस्तेमाल, जैसे ही वो रोना शुरू करे उसे वो चूस नहीं दे उसे दे। तो उससे जो जॉ की, अपर जॉ के तालू या पैलेट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, क्योंकि वो जो उसका जो सूदर का आप एंड पे जो फॉर्म है, जो निपल जिसे हम कहते हैं, वो उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लेता है, वो तालू की बनावट चेंज कर देता है, उससे नैरो कर देता है। जब वो नैरो होती है तो जॉ ने ग्रो तो करना है, वो नैरो के साथ फॉरवर्ड ग्रोथ में चला जाता है। इसकी वजह से वो आगे एक बड़ा स्पेसिफिक सा बग्स बनी अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, जैसे खरगोश के 2 दांत हैं वो इस तरह सामने निकलने। अच्छा, इसमें सूदर्स के अलावा थंब सकिंग भी एक हैबिट है, बच्चे कुछ अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहने लगी थी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अंगूठा चूसते, मतलब उनसे अगर आपने सूदर या चूसनियां ले ली है ना, उनके पास अंगूठा है, वो छुड़वाना बहुत मुश्किल। अब देखें, उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव भी हैं। अंगूठे पे थोड़ी सी मिर्च लगा दें, वो बच्चे के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, या मुसब्बर लगाया जाता था, हाँ कुछ ना कुछ, या इवन अगर ग्लव्स पहना दें तो उनकी वो फीलिंग चली जाती है। सो देयर आर वेज टू सेटल इट डाउन, लेकिन इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट है और वो आप कह लें कि दांतों में फिर अल्टीमेटली। अच्छा, इसकी वजह से दांत टेढ़े भी हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं वो जब दांत आ रहा हो तो जुबान नहीं लगानी चाहिए, दांत टेढ़ा हो जाएगा। बचपन से हम सुनते हैं, क्या है, क्यों लगा रहे हो, जुबान क्यों लगा रहे हो, तुम्हारा दांत टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, जुबान तक तो ठीक है, लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं ना, थंब सकिंग और ये जो फीडर। अच्छा, फीडर की आपने बात की, रात के टाइम सूदर्स लेने के साथ फीडर की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि जो बच्चे ओवरनाइट फीडर मुंह में रख के सोते हैं, वो जाहिर है जो हमारा मिल्क है वो उसमें सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो मुंह का ओरल इन्वायरमेंट ऐसा करेगा कि उन बच्चों में कैविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो फीडर मुंह में लेके सोने की वजह से ना सिर्फ दांत टेढ़े होते हैं,
बल्कि दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रबल समझ। अच्छा, ये जो मसूड़ों से खून आना है, क्या ये आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, या फिर कोई विटामिन या मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी में कम हुए हैं और वो जाहिर यहाँ पर हो रहे हैं? मल्टी फैक्टोरियल है। ओरल हाइजीन वन ऑफ द फैक्टर। आप क्लीनिंग नहीं रख सक रहे, आप उसे साफ नहीं कर सक रहे, और ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि साल में एक दफ़ा हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं है कि स्केलिंग के लिए क्योंकि घर में पॉसिबल नहीं है कि आप सारा एरिया खुद क्लीन कर सकें, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद अब मेडिकल कंडीशंस में आए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इम्पार्ट करती हैं। अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग है तो इट मीन्स कि वहाँ पे लोकलाइज्ड गम में इन्फेक्शन ज़रूर आ चुकी है। वो या सफाई ना होने की वजह से है, या कोई ना कोई बोन डिजीज, उसके नीचे हड्डी पड़ी हुई है, या कोई टूथ डिके, वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज ज़रूर मौजूद है, नंबर 1। मेडिकली भी बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आ जाती है, जैसे विटामिन सी और के, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग गम्स आ जाते हैं। कुछ लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं हार्ट कंडीशंस की वजह से, उसकी एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा खून पतला हो जाए तो भी ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। डायबिटीज़ में ब्लीडिंग बढ़ जाती है। इसी तरह इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जैसे ल्यूकीमिया है, उसमें ब्लीडिंग आ जाती है। इसी तरह आप कह लें कि HIV के कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें ब्लीडिंग बढ़ जाती है। तो इसके दूसरे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जिसे हमें काउंटरैक्ट करना। अच्छा आमिर साहब, लास्टली है तो थोड़ा लाइटर नोट पे, अगर अक्ल दाढ़ निकलवा दे तो अक्ल चली जाती है? ऐसा कुछ पहले आप बताएं, निकलवाई ही नहीं है? अभी मेरी आई नहीं है। अभी आई नहीं है, इसका मतलब फिक्र पहले से आपको फिक्र है, यहाँ है ना, अभी वो ट्रांसफर नहीं हो रही। आपको फिक्र ही नहीं है, आपकी आई नहीं है तो जाने से भी कोई प्रॉब्लम कोई परवाह नहीं है। अकल दाढ़ एक स्पेसिफिक एज में आती है, इसलिए उसे अकल दाढ़ से लिंक किया जाता है। वो 18 साल के बाद तकरीबन मुंह में आना शुरू होती है, 17-18 प्लस माइनस। तो इसलिए हम कहते हैं कि बंदा थोड़ा सा, हम सपोज करते हैं, वो मिसाल भी तो आती है ना कि अकल है तो सोचा ही सोचा नहीं है तो मौजे ही बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है मौजे करनी हो तो अकल दाढ़ निकलवा दो। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी अपनी अकल दाढ़ का वेट करें, और अगर नहीं आई तो मायूस ना हो, आपकी अकल यहाँ पे तसल्ली रखें। अकल का इस्तेमाल यहाँ से करना, वो कहते हैं ना यदि अकल गिटिया वो वाला हाल नहीं होना, लंबे लोगों को कहा जाता है। वैसे ये हम पे भी फिर ये नाज़रीन, यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सदाई रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, और सदाई रमज़ान में अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार होता है, और मोबाइल फ़ोन के पास अब सब बैठे होते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं। वक्त से पहले ही सदा देना भी शुरू कर देते हैं, 5 बजे के करीब ही, हालांकि हम 5:30 बजे ये सिलसिला शुरू करते हैं, और लोग जनाब बिल्कुल उनकी मोहब्बत है कि वो कॉल्स करते हैं। तो अभी चलते हैं बिला ताखीर पहले सवाल की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और जो सवाल है वो ऑप्शंस के साथ जनाब आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। सवाल दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो सुन सके, ताकि मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, या शायद उन्होंने टीवी की आवाज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ा रखी है। और हम एक और कॉलर हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहाँ से मुखातिब है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है, मैं गुलबर्ग लाहौर से बात कर रही हूँ, और सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब ये है हजरत अली। वाह, जबरदस्त सही जवाब। और जे डॉट का जी ड्रेस इनका हुआ जी। कॉल अगर मिली है तो सही जवाब भी, पहला सवाल का जो जवाब है वो सही हो चुका है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर आपके साथ सामने मौजूद भी हैं, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा जे डॉट का एड्रेस। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं?
नहीं जी, लगता उनका है नसीब कॉल नहीं मिल आज सकी। दो कॉलर्स के साथ आज ऐसा दो हो कॉलर्स चुका के है। साथ ऐसा हो चुका देख है। लें, मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं, सारे मिलके कर रहे हैं। मिलके कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। दोबारा से हम जी सवाल आप रिपीट करते हैं। के लिए रिपीट कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत ही इजी सा सवाल है। चारों ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, स्क्रीन पर सवाल भी आपके सामने है। अब बस कॉल मिलने की देर है, देखते हैं कौन है वो लकी इंसान जो जी कॉलर्स आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अवैस फ्रॉम बुरावाला से बात कर रहा हूँ। अवैस साहब, अगर आपने सवाल सुन लिया है तो इसका सही जवाब बताइएगा हमें। हजरत फातिमा। गलत जवाब दिया है आपने। आपका जवाब जो है वो बुरे वाला से इतनी दूर से कॉल आई थी और जवाब जो है वो गलत हुआ। अब यही सवाल है और कॉलर दूसरा है कोई। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं तहा बात कर रही हूँ, मैं उकाड़ा से बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने सवाल सुन लिया तो इसका दुरुस्त जवाब बता दें। जी सॉरी, मैंने सवाल नहीं सुना। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जबरदस्त जी, सही जवाब जे डॉट। ये तो हमारा जे डॉट का जो पार्सल है ये उकाड़ा जाएगा जनाब, क्योंकि ये जवाब दुरुस्त हुआ है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। और कोई सवाल हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल जी, एक और सवाल मौजूद है। आखिरी सवाल है, वक्त कम है हमारे पास। बताइएगा कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शंस हैं 180, 360, 6236 और 114। ये चार ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और देखते हैं कि जनाब सही जवाब देने के लिए किसकी लाइन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहां से बात कर रहे हैं? आई थिंक टीवी की आवाज़ ज़्यादा है या आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। आज कुछ लगता है कनेक्शन। आप टीवी को छोड़ के आप यहाँ पे हमारी बात सुन लें कॉल पे। सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो काइंडली बता दें। सर सवाल रिपीट कर दें। सवाल रिपीट कर देते हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शंस हैं 180, 360, 6236 या 114। आपका नसीब। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से मुखातिब हैं? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। अच्छा, बताइएगा कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शंस आप जान चुके हैं या हम दोबारा रिपीट कर दें? जी एक बार रिपीट कर दें। हाँ जी, 180, 360, 6236 या फिर 114। चार ऑप्शंस है आपके पास। 114। 114 बिल्कुल ठीक है जी, आपका जवाब जो है वो दुरुस्त हुआ। तो जनाब ये थे हमारे आज के लकी विनर्स जो कि जे डॉट का तोहफा जीतने में कामयाब। बहुत मुबारक भी हो जी जीतने वालों को। और बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ी मुश्किल से कॉल्स मिली है। और चलें जिनकी मिली आखिरी सवाल पे तो जो खुश नसीब था वो जे डॉट का ड्रेस ले गया। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, गिफ्ट अभी बाकी है और जनाब कुछ अयाम भी बाकी है, तो जीतने का मौका भी है आपके पास। प्रोग्राम में नाजरीन आगे बढ़ते हैं, आपके साथ खबर शेयर कर लेते हैं। ट्रांसजेंडर जी कोई कमी या कोई कमज़ोरी का नाम नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और हौसले का नाम है। ये साबित किया है ऐसे ही एक किरदार ने, एक ट्रांसजेंडर ने, अनुषा ताहिर, जो ख्वाजा सराओं को उनके पाँव पर खड़ा करने के लिए कोशा हैं। और अनुषा ताहिर ने ख्वाजा सरा बरादरी के लिए पहला दीनी मदरसा कायम किया है, जहाँ उन्हें कुरान पाक, दीन की तालीमात और सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जा रही है। तो आइए देखते हैं हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ की एक खुसूसी रिपोर्ट। आज हम मिलवाएंगे आपको उन अजीम इंसानों से जो हमेशा मुआशरती नज़रअंदाज और तफरीक का शिकार रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी की महरूमियों को ठुकरा कर बाहिम्मत और पुरज़्म इंसान बनने का इरादा किया है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी की, जिन लोगों ने मुआशरे में अपना मकाम हासिल करने के लिए अभी तक मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और बहुत सारे हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो एक आला मकाम भी हासिल कर चुके हैं। जो इशारों पर थे, नाच गाना करते थे, उन लोगों ने उसको छोड़ने के लिए एक स्टेप लिया है कि यहाँ पर एक अनुषा ताहिर हैं, जिन्होंने इनको एक बाइज़्ज़त शहरी बनाने का ख्वाब देखा है और वो पूरा करने के लिए भी कोशिशें कर रही हैं। यहाँ पर इनको सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, कुरान की तालीम दी जाती है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी जो ज़ुबानी, उनकी
कहानी सुनते हैं कि क्या मुआशरा उनके साथ क्या बर्ताव करता है। तो मेरे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पर भी ख्वाजा सराओं के पीछे जिनको कुरानी तालीम दी जा रही है और हुनरमंद बनाया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है, तो उसके पीछे एक बाहिम्मत खातून अनुषा ताहिर का हाथ है। आज उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं आपने तो जन्नत खरीद ली समझो। हाँ थैंक यू। जज़ाकल्लाह। कहाँ से शौक़ पैदा हुआ, किस उम्र में थी कि आपने ये ख्वाब देखा कि आप जो ख्वाजा सरा हैं उनको आप एक मुआशरे में एक मकाम दे सकें? मुझे शुरू से शौक़ था ख्वाजा सराओं के लिए कुछ करने के लिए। इसमें मेरा ये बिलीव है कि जैसे जो है ख्वाजा सरा एक और मतलब बच्चा एक माँ ही पैदा करती है, तो माँ को औरतों को पता होना चाहिए हमारे घर ऐसे एक बच्चा पैदा हो जाए, तो जब तक माँ और बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मास्टर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेम ऐसे मैं भी कॉलेज रहा था, मुझे भी इस चीज़ का था कि जब मेरे घर ऐसा बच्चा हो जाए तो कैसे उस चीज़ को मैं माशरे में लेकर आऊँ और किस तरह उस चीज़ को अडॉप्ट हम करें। तो मैंने बहुत से जगहों पर देखा कि लोग ख्वाजा सराओं से नफरत करते थे। देखा जाए तो ख्वाजा सरा अभी ऑर्फन्स होते हैं, ये भी डिसेबल होते हैं। लोग बहुत से ऑर्फन्स के साथ काम करते हैं, डिसेबल पीपल के साथ काम करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई भी काम नहीं करता। तो मुझे शुरू से एक शौक़ था, मुझे आज भी नहीं पता कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में या मेरे दिल में खुद इनके लिए प्यार पैदा किया कि मैं इनके लिए खुद कुछ करूँ। बताइएगा कि क्या कभी सोचा था कि इस तरह से आपको इतनी इज्जत मिलेगी, एक घर मिलेगा, फिर आपको नाच गाना और ये मांग वगैरह छोड़कर कुरान की तालीम भी सिखाई जाएगी? मैंने एक दीनदार घराने में आँख खोली और दीनदारी ही देखी अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से। तो उसके बाद इधर आई मैं अपनी कम्युनिटी में। इधर नाच गाना था, रंगीनियाँ थी, बस ये शौकीनियाँ थी। अब मैं एजेड हुई, मैंने सोचा मेरे जेरे साया जो लोग रहते थे ना, मेरे चेले जो, उनमें से ना एक से मैंने पूछा था वो गुस्ल के फ़र्ज़ के बारे में, लेकिन उसको पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि अल्लाह पाक क्या, मैं तो देनदार हूँ इनके लिए। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया मुझे, और इतनी मुझे कभी सोच भी नहीं आई थी जो इज़्ज़त मुझे मिली। अच्छा, लाहौर वालों से। ज़बरदस्त। शमाल में मुझे ये बताइएगा, जब आप पैदा हुई तो आप कभी मस्जिद जाती थी, कभी कोई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? जाती थी, दीनदार घराना था, जाती थी, तब जाना छोड़ दिया था। इन मुसलमानों ने मुझे मस्जिद आना छुड़ा दिया था कि ऊटेंगबाजी करते थे, बातें बनाते थे, दिल दुखी होता था, तो मैंने जाना छोड़ दिया। आपके कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह 4 बहन हैं, 4 भाई हैं। तो आप उनसे मिलती हैं अभी? नहीं। क्यों नहीं मिलती हैं आप? 3 तो पले बड़े हैं, जब से पैदा हुए हैं, अभी जवान हो गए हैं। 2 बहनों की शादी हो गई, मैंने अभी तक नहीं देखे।